वेव स्पीड डिराइव कर लेते हैं इसको, है ना, स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल यानी साउंड वेव इन गैसेस। कर ही लेते हैं इसको डिराइव। तो ये मान के चल रहा हूँ कि रिवाइज करके आए हो, कुछ तो असर आया होगा पीटीएम का। इस पे आवाज नहीं है सबकी, इसका मतलब कि बस और जल्दी जल्दी करते हैं। सुनो, ये था लास्ट क्लास में कि अगर पिस्टन को वाइब्रेट कराते हैं तो इसमें अगर कोई गैस हो तो ये कहा गया था कि लॉन्गिट्यूडिनल वेव प्रोपोगेट करेगी। और उसमें ये भी एक डिस्कशन हुआ था, जो 4-5 डायग्राम बनाए गए थे उसमें एक डिस्कशन ये हुआ था कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम पर अगर हम यहाँ दो अलग अलग पॉइंट्स सेलेक्ट कर ले, लाइक एक पॉइंट हमारे सोर्स से कुछ एक्स डिस्टेंस पे हो और दूसरा वाला पॉइंट उसी सोर्स से एक्स प्लस डेल्टा एक्स पर हो। तो लास्ट क्लास में जो हमने वो डायग्राम बनाया था ना, प्रेशर के वेरिएशन दिखाए गए थे आपको, उसमें एक पॉइंट ये जरूर डिस्कस हुआ होगा, ये नहीं 4-5 पॉइंट्स थे जिसमें इधर x0 λ/4 λ/2 वाला और इधर टाइम अलग अलग टाइम दिखाए थे मैंने। तो उसमें ये बताना ये चाह रहे थे उस टाइम पर कि किसी भी टाइम पर, मतलब अगर ये सब कुछ किसी स्पेसिफिक टाइम टी पर हो तो भी एट वेरी पर्टिकुलर मोमेंट स्पेसिफिक टाइम टी पर भी गैस के अंदर दो अलग अलग पॉइंट्स पर प्रेशर की वैल्यूज अलग अलग मिलेगी। तो प्रेशर की एक इक्वेशन थी और प्रेशर इक्वेशन को अगर हम रिकॉल करें तो प्रेशर इक्वेशन कुछ इस तरीके से दी गई थी। प्रेशर P वाज इक्वल टू नॉर्मल प्रेशर P नॉट और प्लस जो चेंज आएगा एंड चेंज बी ए के, हाँ, cos ओमेगा टी माइनस के एक्स। फाई नॉट को अब कैरी नहीं करेंगे, डेरिवेशंस में फाई नॉट को 0 रखेंगे। पी नॉट नॉर्मल प्रेशर था जो वेव के एब्सेंस में था, प्रेशर पी नॉट वाज इन द एब्सेंस ऑफ द वेव, एंड ये जो प्लस कर रहे हैं वो वेव की वजह से होता है। तो प्रेशर इक्वेशन में ये कहा भी गया था कि इस इक्वेशन का मतलब ये होता है कि जो प्रेशर है वो टाइम और एक्स दोनों का फंक्शन है। तो इवन अगर टाइम को कांस्टेंट कर लेते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम लेकर के टाइम को अगर आप कांस्टेंट कर भी लोगे तो पोजीशन की डिफरेंस की वजह से, मतलब एक्स के डिफरेंट होने की वजह से प्रेशर डिफरेंट आएगा। तो अगर हमने दो अलग अलग पोजीशन सेलेक्ट की, पहली वाली पोजीशन जिसकी डिस्टेंस स्मॉल एक्स है, सेकंड वाली पोजीशन एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो एट द सेम टाइम यहाँ और यहाँ पर प्रेशर्स में डिफरेंस होगा। तो यहाँ वाले प्रेशर को हम P सफिक्स x यानी कि प्रेशर एट द x पॉइंट, और यहाँ वाले पॉइंट के प्रेशर को हम कह रहे हैं प्रेशर P सफिक्स x प्लस डेल्टा x, प्रेशर एट x प्लस डेल्टा x पॉइंट। ठीक है तक। और इन दो पोजीशंस के बीच में, इन दो पोजीशंस के बीच में गैस का जो सेगमेंट होगा उस सेगमेंट के लिए हम न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाने जा रहे हैं। बिटवीन दीज टू पोजीशंस जितना भी अमाउंट ऑफ गैस होगा, जितना भी मास ऑफ गैस होगा बिटवीन द पोजीशंस x एंड x प्लस डेल्टा x, बिकॉज वेव प्रोपोगेट कर रही होगी तो एवरी सेगमेंट विल बी ऑसिलेटिंग, मतलब मोशन सभी का हो रहा होगा इसमें। तो पोजीशन x और पोजीशन x प्लस डेल्टा x के बीच में एक लेंथ सेगमेंट कह सकते हो, एक छोटा सा पार्ट है गैस का। कितना मास होगा इसमें, इस सेगमेंट के इनसाइड बिटवीन दीज टू पोजीशंस, अगर आपसे कहा जाए कि कितना मास है इसमें, तो हाँ, लेंथ ऑफ सेगमेंट डेल्टा एक्स मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल एस। कैपिटल एस क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एरिया इंटू लेंथ हो गया वॉल्यूम ऑफ दिस सेगमेंट एंड मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी फैक्टर रो। तो ये मास हो गया इस सेगमेंट का। और अगर इस साइड पर प्रेशर Px है तो इस सेगमेंट पर जो रिमेनिंग गैस होगी, मतलब इधर इधर जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे और इधर के जो गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये सब इसको, इधर वाले सारे गैस मॉलिक्यूल अंदर की तरफ प्रेस कर रहे होंगे
और इधर वाले गैस मॉलिक्यूल्स इस सेगमेंट को लेफ्ट साइड प्रेस कर रहे होंगे। तो फोर्सेस यानी कि फ्री बॉडी डायग्राम्स की बात करें अगर, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया कर देते हैं इसको। प्रेशर अगर यहाँ पर px है तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय द एरिया फैक्टर। ये इधर वाली गैसेस जो होंगी वो इस सेगमेंट को राइट साइड फोर्स लगाएंगी, और इधर वाली गैसेस की वजह से इस सेगमेंट के ऊपर लेफ्ट साइड फोर्स लगेगा, जो कि प्रेशर एट दिस पॉइंट एंड मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैपिटल एस। अरे बस समझ में आपको पहले तो ये समझना होगा, तुम्हें पहला पॉइंट तो आपको ये समझना होगा कि किसी भी मोमेंट ऑफ टाइम यानी किसी भी इंस्टेंट पर अलग अलग पोजीशंस पे प्रेशर में डिफरेंस है, और उस प्रेशर में डिफरेंस की वजह से इधर वाली साइड से जो फोर्स लगेगी और इधर वाली साइड से जो फोर्स लगेगी वो फोर्सेस में भी डिफरेंस आएगा। दैट मीन्स कि इस मास के ऊपर एक नेट फोर्स काम कर रहा होगा, और वो नेट फोर्स जो इस मास के ऊपर लग रहा होगा वो कितना होगा, देखिए नेट फोर्स जो इस पर्टिकुलर मास के ऊपर लगेगा। तो राइट साइड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है एरिया मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर एट दिस पॉइंट, दैट मींस एस इनटू प्रेशर एट द पॉइंट एक्स। और लेफ्ट साइड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो यहां वाले पॉइंट का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया। हाँ जी ठीक है, एक एक स्टेप ओके करिएगा इसमें। सो दिस इज अ नेट फोर्स, और ये नेट फोर्स कितने मास के ऊपर है, तो डिवाइड कर देते हैं इसको, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास कर लेते हैं, विच इज रो इंटू एस इंटू डेल्टा एक्स, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से उस एक्सेलरेशन आ गया उसका। नेट फोर्स बाय द मास विल बी एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्ट, राइट। एंड एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन होता है। So this is acceleration according to Newton law, which is the double derivative of y with respect to time t, because y से displacement denote करते थे। एक्चुअल में बुक्स में जाओगे तो यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव के सिंबल्स आएंगे, है ना। वो रीजन ये है कि हम लोग टाइम को वेरिएबल नहीं मान रहे, इसमें टाइम और एक्स दोनों वेरिएबल्स हैं, बट हम लोगों ने एक वेरिएबल को फिक्स कर दिया है। तो एक्चुअल में ये पार्शियल डेरिवेटिव है, मतलब अगर आप बुक्स में जाओगे तो हो सकता है कि डी वाला सिंबल ना मिल करके डेल वाला सिंबल मिले, बट क्योंकि हम लोग की आदत नहीं है सिंबल को देखने की, तो अपनी आदत के अनुसार हम लोग यहाँ पर डी लिख रहे हैं इसको, मतलब वही है इसका भी। बुक्स में डेल्टा एक्स को डीएक्स लिखते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है हमें, वो मैथ वाले झेले, फिजिक्स वाले नहीं झेलते ये सब। फिजिक्स में डी डेल डेल्टा डीएक्स सब एक ही है, ठीक है, बिकॉज हमें इसके मतलब से ना, हमें तो इसका कहना क्या चाह रहे हो वो चाहिए हमें। लिखोगे क्या उसका क्या मतलब है, कुछ भी लिखो इसे। नाउ ये इक्वेशन ठीक है। नाउ लिमिटिंग केस में अगर हम ये मान लेते हैं कि जो डेल्टा एक्स है वो टेंडिंग टू जीरो है, मतलब कि ये यहाँ वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट काफी क्लोज पॉइंट्स है, ये पॉइंट और ये पॉइंट काफी ज्यादा क्लोज है, तो जो यहाँ का प्रेशर होगा और यहाँ का जो प्रेशर होगा उनमें डिफरेंस, काफी स्मॉल डिफरेंस मिलेगा आपको बिटवीन टू वेरी क्लोज पॉइंट्स। प्रेशर डिफरेंट होगा ऑब्वियसली, यहाँ पर और यहाँ पर प्रेशर में डिफरेंस होगा, बट अगर क्लोज पॉइंट है, बहुत नजदीक के पॉइंट है, तो प्रेशर में डिफरेंस भी काफी छोटा सा होगा, यानी कि प्रेशर एट एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस प्रेशर एट एक्स, ये एक छोटा डिफरेंस होगा, और इसको हम डीपी से रिप्रेजेंट करेंगे। आई बात समझ में? ये प्रेशर एक पॉइंट के ऊपर है, पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखने का मतलब प्रेशर एट द पॉइंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स, पी एक्स मतलब प्रेशर एट द पॉइंट एक्स, और इनको सब्ट्रैक्ट करने का डीपी का मतलब हुआ द डिफरेंस इन प्रेशर, प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डेल्टा एक्स डिस्टेंस व्हेन डेल्टा एक्स इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो। और डेल्टा एक्स टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो में कैलकुलस के हिसाब से आप इसको डीएक्स भी कहोगे। व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स लिखने की बजाय हम उसको डीएक्स लिखेंगे। इस पूरी कंडीशन पर हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी d2y अपॉन dt2 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में वो एरिया वाला फैक्टर कैंसिल, न्यूमरेटर साइड पर माइनस डीपी आ जाएगा, न्यूमरेटर में माइनस ऑफ डीपी, माइनस आएगा बिकॉज डीपी ये है और यहाँ उल्टा लिखा हुआ है, और नीचे
रो और डेल्टा एक्स की जगह dx। भाई ये चीज अगर आपके माइंड में बैठ जाएगी तो साउंड वेव का जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है वो आसान हो जाता है। सबसे बड़ी बात ये समझनी होती है, किसी भी टाइम पर प्रेशर पॉइंट टू पॉइंट वेरी करेगा। और दूसरा एक और बात कहता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर प्रेशर टाइम टू टाइम भी क्या करता है, चेंज। एक पॉइंट पर वो टाइम टू टाइम बदलेगा और एक टाइम पर पॉइंट टू पॉइंट बदल रहा होगा वो। अब एक काम करो, हमारी डिस्प्लेसमेंट वेव वाई की भी इक्वेशन थी ना, डिस्प्लेसमेंट वेव की इक्वेशन ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप एक काम करें, लेफ्ट हैंड साइड पर इसके डबल डिफरेंशिएशन की वैल्यू पुट करो। ये डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है, इसका डबल डिफरेंशिएशन लेफ्ट साइड पर लाओ। इस इक्वेशन का डबल डिफरेंशिएशन ऑन द लेफ्ट साइड करो, लिखो अपने आप। सेकंड डेरिवेटिव मतलब y का सेकंड डेरिवेटिव कितना आएगा। नोट कर लें, क्योंकि इसके बाद मैं इसको इरेज करके यही पे लिखूंगा अभी। यहां तक नोट कर चुके सभी, कोई डाउट है? यहां तक लिख चुको ये चीज पूरी क्लास? हटा दे इसको। क्या आएगा y का डबल डिफरेंशिएशन नाउ? माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी माइनस कॉस, नहीं साइन आ जाएगा वापस। साइन विल बिकम साइन आफ्टर टू डिफरेंशिएशन। पहले के बाद कॉस हो जाएगा, फर्स्ट डिफरेंशिएशन में कॉस हो जाएगा, सेकंड डिफरेंशिएशन में वापस वो साइन बन जाएगा। तो वहां पे टाइम कांस्टेंट है तो आप केस पर क्या चीज? तो टाइम को कांस्टेंट लेके चल रहे तो नहीं नहीं, कांस्टेंट टाइम पर आप दो अलग अलग पॉइंट्स के प्रेशर्स देख रहे थे, लेकिन एक्सेलरेशन ऑफ स्पेसिफिक पॉइंट तो टाइम टू टाइम दिखाया जाएगा ना। आप जब आप डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मतलब ये जो d2y/dt2 है, ये एक स्पेसिफिक पॉइंट का एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन एट स्पेसिफिक पॉइंट। और राइट हैंड साइड पर देखो क्या बनेगा ना, -1/ρ और प्रेशर की ये इक्वेशन है, इसका डिफरेंशिएशन आपको विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है। प्रेशर की ये इक्वेशन है ना, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये भी आप करके देखो क्या बनता है, क्योंकि मैं यहीं पर हाँ -1/ρ पहले से, इसका ध्यान दीजिएगा, माइनस और रो ये पहले, माइनस भी है रो भी है। प्रेशर की जो इक्वेशन है इसको डिफरेंशिएट करना है रिलेटिव टू द एक्स, और एक ही बार डिफरेंशिएट करना है इसको। जब आप करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, डिफरेंशिएशन के बाद बी ए के स्क्वायर, यहाँ रो नीचे रो भी होगा, और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये वही समझ पाएंगे जिनको डिफरेंशिएशन आता होगा, कभी कर लोगे। ठीक है, साइन वाला फैक्टर दोनों तरफ से कैंसिल कर सकते हैं। मैथ में अलाउ नहीं है, बट फिजिक्स में अलाउ है। मैथ इसको मना करता है कि कैंसिल नहीं होता, ये कॉमन लेना पड़ता है, बट हम लोग कर सकते हैं। एक माइनस भी आएगा इधर यार, तो एक माइनस डिफरेंशिएशन से भी तो आएगा कॉस के, 3 माइनस होंगे। एक माइनस पहले से था, एक माइनस कॉस के डिफरेंशिएशन से आएगा, और एक माइनस के बाहर निकलने से आएगा। 3 बार माइनस आएगा, तो इधर वाला माइनस चला जाएगा। 3 बार माइनस हो रहा है उधर। अच्छा, उसके बाद ए भी कैंसिल हो रहा है, एम्पलीट्यूड वाला टर्म भी कैंसिल हो रहा है, और बचेगा क्या आपके पास, देखिए ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इज बल्क मॉडुलस बी डिवाइडेड बाय द डेंसिटी रूट। और ओमेगा बाई के को वेव इक्वेशन में क्या कहा गया, यही वेव की स्पीड होती है ना, ओमेगा अपॉन के ही वेव की स्पीड है। ओमेगा अपॉन के इज वेव स्पीड, तो ये वेव स्पीड का स्क्वायर है। दैट मीन्स v स्क्वायर इज b बाय रो, एंड दैट मीन्स की वेव स्पीड इज स्क्वायर रूट ऑफ b बाय रो। ये लास्ट क्लास में आपको डायरेक्ट लिखवाया था, अभी इसका प्रूफ है। वेव स्पीड इज अंडर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय द डेंसिटी। इसके आगे वाली कहानी पिछली क्लास में हो चुकी है कि बल्क मॉडुलस एडियाबैटिक प्रोसेस के थ्रू होगा। ये लास्ट क्लास में कि न्यूटन और लैपलेस के बीच में जो फाइट चल रही थी,
ठीक है, न्यूटन मतलब पहले यहाँ पर आइसोथर्मल मान करके निकाला गया और बाद में लैपलास ने उसको एडियाबैटिक मान करके किया था। तो मतलब ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है, बट इसके आगे इसको प्रेशर के फॉर्म में भी लिखा गया था इस रिजल्ट को, और प्रेशर के फॉर्म में ये बना था ये रूट ऑफ गामा प्रेशर पी अपॉन डेंसिटी रो, और टेम्परेचर के फॉर्म में लिखना चाहोगे इसी इक्वेशन को। हाँ, तो मतलब कई सारे तरीके हैं लिखने के जो आपको पसंद आ जाए, हो सकता है कोई ना पसंद आए। गामा आर टी अपॉन मोलर मास सब एक ही है। ये मेरा मेन डेरिवेशन है, और उसके बाद केमिस्ट्री की थैंक यू बोलो आप कि जो एडियाबैटिक नाम की चीज बताई गई, प्रेशर और डेंसिटी टेम्परेचर सब। उम्मीद कर रहे हैं कि गामा की वैल्यूज का थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया होगा। हाँ, बताया तो सब कुछ होता है, बताया तो हम लोगों ने पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री है, याद कितना है। तो गामा मेरे ख्याल से केमिस्ट्री के ही एंगल से, क्योंकि हमने तो पढ़ाया नहीं सीवी, और इसकी वैल्यू अराउंड बोलते हो 5/3 फॉर द मोनो एटॉमिक गैस, 5/3 मोनो के लिए, और कोई भी मोनो एटॉमिक गैस होगी तो 5/3। 7/5 किसके लिए? राइट। और 4/3 पॉली एटॉमिक, नॉन लीनियर पॉली एटॉमिक। अब इस पर डिटेल में थर्मोडायनेमिक्स हो जाएंगे भी नहीं, अभी काम चलाने के लिए आपको बता दे रहे। पॉली एटॉमिक में थोड़ा प्रॉब्लम है, उसके लिए बहुत वैल्यूज है। नहीं, वहां पर हम लोग के में और केमिस्ट्री में डिफरेंस है, हम लोग उतना डिटेल में नहीं जाते जितना केमिस्ट्री वाले जाते हैं, क्योंकि हम जिन सेगमेंट्स में डिटेल में जाते हैं वो लोग नहीं आ पाते। भाई हम लोग तो वेव के अंदर भी न्यूटन लॉ ढूंढ के लिए है। हमारी फिजिक्स तो न्यूटन लॉ से चलती है। और कभी कभी मिक्सचर ऑफ गैसेस भी होते हैं ना, मिक्सचर ऑफ, ये सब न्यूमेरिकल के लिए बोल रहा हूँ, आप इससे कंसेप्ट ना पूछना मेरे से। लाइक मोल फ्रैक्शन के हिसाब चलता है ये, कि अगर n1 मोल आपने मोनो एटॉमिक गैस के लिए प्लस n2 मोल कोई डाई एटॉमिक गैस लिया, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर कोई हीलियम ले लिया मान, तो मोनो एटॉमिक डाई एटॉमिक गैसेस के मिक्सचर करेंगे अगर, तो उन मिक्सचर के लिए सीपी का एक फॉर्मूला होता है, सीपी ऑफ द मिक्सचर n1 cp1 प्लस n2 cp2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। और ऐसे ही सीबी मिक्सचर के लिए फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला n1 cv1 प्लस n2 cv2 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। ये सिर्फ इसलिए दे रहा हूं कि न्यूमेरिकल हो जाए हमारे, पढ़ेंगे सब कुछ डिराइव होगा थर्मोडायनेमिक्स में जब भी होगा तो। और सीवी की भी वैल्यू मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए, वैल्यू ऑफ सीवी 3r/2 और डायटोमिक 5r/2, एंड सीपी इसमें r ऐड कर लेते हैं ना, बिकॉज इन दोनों का डिफरेंस r होता है, तो मोनो एटॉमिक का सीपी 5r/2 है और ये 7r/2। सब क्वेश्चन हो जाएंगे तुम्हारे, बस ये। मतलब इसमें कुछ समझाने वाली चीज नहीं है, याद करने वाली चीज है, किताब से भी पढ़ सकते हो। नहीं, हम लोग तो इसको एडियाबैटिक एक्सपोनेंट बोलते हैं गामा को, मतलब वोकेबलरी में जाओगे तो ये एडियाबैटिक एक्सपोनेंट है। नहीं, पॉइजन रेशियो अलग है,
उसको छोड़ दिए, बिल्कुल अलग कहानी है। तो हम लोग इसलिए भी ज्यादा डिटेल में पूछ रहा हूँ तुम लोगों से कि तुम्हारे दर्द को मैं बाहर नहीं लाना चाह रहा। ठीक है, जब हम पढ़ेंगे तब समझाएंगे। ठीक है, अभी मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि जो स्पीड है, ये किसकी स्पीड निकाल रहे हो हम लोग? वेव की निकाल लो, पार्टिकल की नहीं निकाल रहे हो। पार्टिकल की स्पीड dy बाई dt से आएगी। इसमें कंफ्यूज ना हो जाए न्यूमेरिकल करते वक्त। अगर आपको स्पीड ऑफ पार्टिकल्स निकालनी हो, किसी भी पार्टिकल, किसी क्वेश्चन में पार्टिकल की स्पीड पूछी जाए, तो वो y का डिफरेंशिएशन है, dy बाई dt है वो, एंड दैट इज a ओमेगा एंड आगे cos ओमेगा t माइनस kx। ये कंफ्यूज मत कर देना आप। पार्टिकल की स्पीड बदलती रहती है, मैक्सिमम स्पीड a ओमेगा, मिनिमम स्पीड 0। ये एक पीरियोडिक है, कभी स्पीड मिनिमम होगी, कभी मैक्सिमम होगी। तो वेव की स्पीड कांस्टेंट होगी तब जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ज्यादा मतलब ये डिपेंड करता है कि जहां पर वेव प्रोपोगेट हो रही है वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट है या नहीं। हाँ जी, सब आंसर सारे दे रहा हूँ वो, बिल्कुल। तो दो तीन पॉइंट है इसको समझने में, जो इन्होंने पूछा है वो वही बताने जा रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो कौन सा प्रेशर लिखते हैं, और रो। ये प्रेशर नॉर्मल प्रेशर है जब वेव नहीं था तब, पी नॉट, और डेंसिटी भी उसी टाइम की है जब वेव नहीं थी। मतलब एवरेज प्रेशर और एवरेज डेंसिटी कह सकते हैं। जो प्रेशर एंड डेंसिटी यूज होगी वो एवरेज वाली होगी। वेव की एब्सेंस में गैस कितने प्रेशर पे थी और कितने डेंसिटी पे थी वो, एंड टेम्परेचर भी वही वाला है। कभी कभी थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स में, स्पेशली काइनेटिक थ्योरी, मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन में एक आपको केमिस्ट्री में आरएमएस स्पीड भी पढ़ाई गई है, 3 RT/m। तो इसको इसलिए लिख दे रहा हूँ कि कभी कभी क्या होता है ना कि आप बहुत ओवर एक्साइटमेंट में दोनों फॉर्मूले एक्सचेंज हो जाते हैं, क्योंकि सब कुछ सिमिलर ही तो है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है, तो उसका ध्यान रखिएगा। कई बार क्या होता है ना, माइंड की बात है भाई, अचानक से आपको यही याद आ गया, तो देखने में दोनों एक जैसे हैं। और दूसरी बात एक चीज लिखा है, जो मोलर मास आप यहाँ रखोगे वो किलोग्राम्स में होगा, क्योंकि जो पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको दिया गया है वो सब ग्राम्स में दिए गए हैं। तो यूनिट की वजह से भी आंसर मैच नहीं करते कभी कभी, गलत। और टेम्परेचर बताने की जरूरत नहीं कि शायद केल्विन में रखते, ये ध्यान रखना होता है, अदरवाइज कभी कभी इसकी वजह से भी आंसर नहीं आते। तो इसका मतलब स्पीड और टेम्परेचर में ग्राफ कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर में और स्पीड ऑफ द वेव, है ना। तो स्क्वायर रूट का रिलेशन है, v स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो v स्क्वायर, हाँ, v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t आएगा, v स्क्वायर, बिकॉज v प्रोपोर्शनल टू रूट t है, इसका मतलब v स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू t हो गया, तो पैराबोलिक ग्राफ आ जाएगी कुछ इस टाइप से, ये वाला पैराबोला आएगा। इसमें ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से मर्ज होके आएगा, अकेला तो आता नहीं है ये, अकेले इसकी इतनी वैल्यू नहीं है, तो अपने साथ किसी को लेके आएगा ये, समझे। और किसको लेके आएगा, थर्मोडायनेमिक्स को, और दोनों मिल करके जो आपकी बैंड बजाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट एक और दिखा देते हैं, ये 2-3 डेरिवेशंस और बची है, वो भी देख लें जल्दी से। इंटेंसिटी, पावर, लाउडनेस, तो जल्दी से खत्म करें। ये भी पूरा फॉर्मूला है, जस्ट मैथ से पूरी पूरी।
तो पहले तो जो फॉर्मूला है, मतलब जो ट्रांसवर्स वेव के टाइम पर पढ़ा गया था कि इंटेंसिटी वाज इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ये पिछली क्लास में भी डिस्कस हुआ है ना। ये पहली बात आप ध्यान रखो कि इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला दोनों ही वेव के लिए है, मतलब ये ट्रांसवर्स के लिए भी है और लॉन्गिट्यूडनल के लिए भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इंटेंसिटी का ये फॉर्मेट दोनों के लिए है। और तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, लेकिन हमने पढ़ा है, ठीक है, आपने पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, लेकिन हम लोगों ने ये जरूर पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव, एक लेक्चर में इसको दिखाया गया था कि इट इज 1/2m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, और उसी में ये भी बताया था कि स्टैंडिंग वेव में यहाँ 1/4 आता है ना। ये थी, तो ये ट्रेवलिंग वेव की एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ मास इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। इसको अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर लें, एनर्जी ऑफ ट्रेवलिंग वेव डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम पार्ट, तो यहाँ भी मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा, और यहाँ पर डेंसिटी का टर्म आ जाएगा मास अपॉन वॉल्यूम करके, ठीक है। और एनर्जी ऑफ वेव डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, इसको आप वेव के लैंग्वेज में नाम दे दें एनर्जी डेंसिटी। मैं फिर बोल रहा हूं यहाँ पर कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है, लेकिन पेपर इस समय इलॉजिकल आ रहे हैं, तो फॉर्मूला याद करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्ट जेई एडवांस को छोड़ करके जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं उनमें इन टॉपिक्स पर यही सारे उल्टे सीधे क्वेश्चन है। एनर्जी डेंसिटी, तो यहाँ पर आप रो आ जाएगा ना, मास अपॉन वॉल्यूम। तो इस हिसाब से ये भी कहा जा सकता है कि जो इंटेंसिटी है इट इज इक्वल टू हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। इस वी को अगर अलग कर दें, वी अगर अलग कर दें, देन हाफ रो ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यही चीज आ गई। तो इंटेंसिटी इज बेसिकली एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय स्पीड ऑफ द वेव, और ये मोस्ट जनरलाइज फॉर्मूला है क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी लगता है, इसलिए मतलब ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव सभी के लिए, किसी भी टाइप की वेव के लिए कॉमन फॉर्मूला है इंटेंसिटी। इवन मॉडर्न फिजिक्स में इसका काफी यूज है, इंटेंसिटी बराबर एनर्जी डेंसिटी इनटू द स्पीड ऑफ वेव। और इंटेंसिटी की अपनी एक जो फंडामेंटल डेफिनेशन है, ये तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ये डेफिनेशन नहीं है इसकी। इंटेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है, फॉर्मूला है। इंटेंसिटी की जो मैथमेटिक फिजिकल मीनिंग है वो है रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये इसका फिजिकल मतलब हो गया। रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, नहीं पर यूनिट टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी बिकॉज रेट लिखा है, सॉरी रेट लिखा हुआ है, तो रेट होने का मतलब वो ऑब्वियसली पर सेकंड है, तो दोबारा पर यूनिट टाइम नहीं लिखेगी। एंड रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बेसिकली पावर होती है, दैट इज पावर, मतलब पावर बाय एरिया कहते हो, एवरेज पावर, एवरेज पावर बाय एरिया। और कौन सा एरिया, जनरलाइज बात करें तो एरिया थ्रू विच वेव प्रोपोगेट्स, ये भी लिखेंगे आप, थ्रू विच वेव ट्रेवल इन द मीडियम। और एक डेरिवेशन और है
जो प्रेशर एम्पलीट्यूड था जिसको हम लोगों ने लिखा था प्रेशर एम्पलीट्यूड डेल्टा पीएम, उसको कहा गया था बी ए के। तो हमने शायद लास्ट क्लास में करा चुका हूं। इंटेंसिटी को हम दूसरे तरीके से भी लिखेंगे, हाफ रो वी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, यहां से कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे, तो वो डेल्टा पी मैक्सिमम बाय बी के इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह, और साथ में ओमेगा स्क्वायर। और अभी अभी एक डेरिवेशन किया था हम लोगों ने कि ओमेगा अपॉन के विच इज द वेव स्पीड इज रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी, अभी थोड़ी देर पहले किया इसको। तो यहां से बल्क मॉडुलस को भी रिप्लेस करें, बी की वैल्यू हटाएंगे, नहीं एक्चुअली कटेगा नहीं, देखो देखो यहाँ पर ये स्क्वायर है ना यहाँ पर, तो ये डेल्टा, ये स्क्वायर यहाँ पर भी हो गया डेल्टा पी एम स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये के स्क्वायर हो जाएगा पूरा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, बेसिकली ये वी, तो इसको तो वी स्क्वायर लिख देंगे, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को वी स्क्वायर लिख देंगे, और बल्क मॉडुलस का स्क्वायर यहां से लाएंगे, यहां से बल्क मॉडुलस की वैल्यू बनेगी डेंसिटी इंटू वी, डेंसिटी स्क्वायर वी टू द पावर 4, चेक कर लो। बी सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू, बी स्क्वायर की वैल्यू आएगी रो स्क्वायर इंटू वी टू द पावर 4, तो वो यहां रिप्लेस करेंगे, बी स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे। और चाहूंगा तो मैं यही कि अपने आप कर लें सब जल्दी जल्दी, तो ये सारा उठा पटक कर लो आप, जिसको जहां से हटाना है, ओमेगा स्क्वायर बाई के स्क्वायर को वी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह रो स्क्वायर वी टू द पावर 4, और ये सब कुछ जब करोगे तो फाइनली ये रिजल्ट ये बन जाएगा, डेल्टा पी मैक्सिमम का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स रो इंटू वी। तो ये भी काफी फेमस फॉर्मूला है, ये सिर्फ साउंड वेव के लिए है, ये वाला सबके लिए है, ये स्पेसिफिकली फॉर द साउंड वेव। मतलब साउंड में ये वाला भी लगा सकते हो, ये वाला, दोनों लगा देंगे, दोनों ही चलेंगे, ये कभी कभी ये चलेगा कभी कभी ये, पर ट्रांसवर्स में सिर्फ ये वाला ऊपर वाला फॉर्मूला। और तीसरी चीज एक लाउडनेस है, उसको डायरेक्ट फॉर्मूले से बताएंगे, लाउडनेस डिनोटेड बाय कैपिटल एल डिफाइंड एज 10 log base 10 इंटेंसिटी आई अपॉन आई नॉट। जिसमें आई मींस इंटेंसिटी ऑफ द वेव अंडर एग्जामिनेशन, जिसकी लाउडनेस फाइंड की जा रही है, आई मींस इंटेंसिटी ऑफ वेव फॉर विच वी आर कैलकुलेटिंग द लाउडनेस, और आई नॉट हम लोग कहते हैं कि एक रेफरेंस वैल्यू है, रेफरेंस वैल्यू जिसके लिए लाउडनेस को 0 डिफाइन किया गया है, मतलब लाउडनेस रिलेटिव टर्म हुआ एक तरीके से, इंटेंसिटी एब्सोल्यूट फिनोमिना है, लाउडनेस रिलेटिव हो गया, किसी चीज के रिलेटिव डिफाइन कर रहे हैं, मतलब एक स्पेसिफिक इंटेंसिटी की 0 लाउडनेस बोल करके बाकी इंटेंसिटी कंपेयर किए जा रहे हैं। देखो लाउडनेस ना आपके ईयर के सेंसेशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली, मतलब हो सकता है मैं यहाँ पर अपने मन में धीरे धीरे कुछ बात कर रहा हूँ, तो मेरे साउंड में इंटेंसिटी है, लेकिन वो इंटेंसिटी आपके ईयर में सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, तो आपके लिए उसकी लाउडनेस 0 है। लाउडनेस सेंसेशंस है और इंटेंसिटी एक एब्सोल्यूट मैथमेटिकल क्वांटिटी है। लाइट से कंपेयर करें तो इस रूम के अंदर लाइट है, तो इस लाइट में कुछ इंटेंसिटी होगी,
अब किसी को ये इंटेंसिटी ज्यादा भी लग सकती है, किसी को ये इंटेंसिटी, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। आप गाना सुनते हो तो किसी को हो सकता है कि अ, कम वॉल्यूम पर सुनना पसंद हो, किसी को ज्यादा वॉल्यूम पे सुनना पसंद हो, और किसी के लिए फुल वॉल्यूम भी लो है। ऐसा भी तो होता है ना, किसी के लिए पूरा फुल वॉल्यूम कर दो, उसके बावजूद भी उसको मजा नहीं आ रही होती, उसको 2-4 स्पीकर और चाहिए, एम्पलीफायर चाहिए, हाँ पूरा पूरा सिस्टम चाहिए, सेटअप चाहिए, तब जाकर के उसको कुछ मजा आती है। तो उसके लिए लाउडनेस क्या है, मतलब अब मैं बोल रहा हूँ तो मेरी आवाज आपको हो सकता है लाउड लग रही हो सकता है आपको लग रहा हो कि बहुत धीमे बोल रहे हैं, तो ये पर्सन टू पर्सन का सेंसेशन है, वो मेजरमेंट की जाती है इससे। तो आई नॉट किसी पर्सन के लिए वो इंटेंसिटी है जब उसको साउंड की लाउडनेस एग्जैक्टली 0 होगी, मतलब उसमें साउंड सेंसेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे, उसको रेफरेंस वैल्यू कहा गया। और ये नॉर्मल पर्सन के लिए कहा जाता है 10⁻⁻12 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब नॉर्मल पर्सन की कोई डेफिनेशन नहीं है, एबनॉर्मल की है, नॉर्मल की कोई डेफिनेशन नहीं कि भाई नॉर्मल पर्सन कौन होता है, और नॉर्मल पर्सन मतलब उसकी क्या एज होनी चाहिए, क्योंकि ये सब एज टू एज वेरी करता है। अभी आप जिस एज में हो, आपको धीरे से भी कोई बात करेगा ना, पीछे 5वीं बेंच में भी कोई बात कर रहा होगा तो सुन लोगे नहीं, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनसे भी देखो जरा, तो उनके पास जाकर के भी बोलो तो शायद उनको सुनाई ना दे, बोलते नहीं ऊंचा बोलो। तो ऊंचा बोलने का मतलब क्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं वो आपको, इंटेंसिटी या लाउडनेस? दोनों ही, इंटेंसिटी बढ़ाओगे तभी लाउडनेस बढ़ेगी। हाँ, मतलब वो इंटेंसिटी उनके लिए इनसफिशिएंट लाउडनेस की है, वो उसको एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। लाउडनेस आपका एक्सपीरियंस है, ये समझिएगा। मैथमेटिकल फॉर्मूले पे जाइए, सिर्फ 10 लॉग, उसका बेस ध्यान रखना, लॉग का बेस 10 है यहाँ पर, और आई अपॉन आई नोट। और एक फॉर्मूला और है, वेरिएशन ऑफ इंटेंसिटी एंड लाउडनेस विथ डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स। डिस्टेंस सोर्स से मतलब सोर्स से दूर जाने पर देखो जी, इमेजिन करें कि हमारा जो सोर्स है वो एक पॉइंट के फॉर्म में है, या आप इमेजिन करो कि बहुत छोटा एक पॉइंट स्पीकर है, वहां से कुछ गाने वाने बज रहे हैं, और हमारे पास एक स्फेरिकल इमेजिनेशन ऐसे कर सकते हो कि एक हाइपोथेटिकल स्फीयर है, और कुछ लोग उस स्फीयर पे हैं, है ना, लोग उस स्फीयर के ऊपर बैठे हुए हैं, और ये स्पीकर से जो भी साउंड निकलेगा, ऑब्वियसली अगर ये पॉइंट के फॉर्म में है तो इसका साउंड इस डायरेक्शन में भी जाएगा, इसकी साउंड दूसरे पर्सन के पास भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस साइड भी आएगी, मतलब हर एक डायरेक्शन में साउंड प्रोपोगेट करेगा इससे। और स्पीकर का पावर कुछ होगा, डिपेंड करता है मोबाइल स्पीकर है या कौन सा स्पीकर है, तो उसकी पावर कुछ कैपिटल पी से डिनोट कर लीजिए। इनमें से कौन से पर्सन के पास साउंड पहले पहुंच जाएगा भाई? स्पीकर सेंटर पर है और ये सारे ऑब्जर्वर्स, सारे लिसनर्स स्पीयर पर बैठे हुए हैं, और जो स्पीकर है जहां से साउंड आ रहा है वो स्पीकर स्पीयर के एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट पर है। तो क्या किसको पहले साउंड सुनाई देगा इसमें से? चारों को एक साथ होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्पीकर से जो साउंड निकला वेव के फॉर्म में, यानी कि एनर्जी के फॉर्म में, वेव इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी ध्यान रखिएगा। तो वेव प्रोपोगेट करने का मतलब एनर्जी को प्रोपोगेट कर रहे हो आप, तो एनर्जी इधर भी प्रोपोगेट हो रही है, एनर्जी इधर भी जा रही है, एनर्जी इस साइड भी जा रही है, एनर्जी इससे चारों तरफ जा रही है,
और टोटल कितनी एनर्जी है जो इससे इन ऑल डायरेक्शंस प्रोपोगेट हो रही है। पावर के फिजिकल मीनिंग पर आइए। पावर इज द रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, मतलब कि 1 सेकंड के अंदर कितनी एनर्जी यहां से निकल रही है, कैपिटल पी, और वो एनर्जी हर डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, ऐसा नहीं कि किसी एक डायरेक्शन में जा रही है। तो एनर्जी का प्रोपोगेशन जब सारी डायरेक्शंस में हो रहा होगा तो ये एनर्जी एक साथ कितने एरिया को स्ट्राइक करेगी, ये एनर्जी एक साथ कितने एरिया पर स्ट्राइक हो रही होगी, जरा आप कैलकुलेट करके बता दें इसमें। 4 पाई। तो जो हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखा है दैट इज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, उसमें यही समझना है तुम्हें कि एरिया मतलब कौन सा एरिया। तो इसमें वो वाला एरिया है जो सोर्स से वेव निकलेंगी वो एक साथ कितने एरिया को स्ट्राइक करेंगे। तो अगर हमारा सोर्स एक पॉइंट के फॉर्म में है, उसके चारों तरफ अगर आप एक स्फीयर इमेजिन कर लो, तो जिस टाइम पर वेव स्फीयर के इधर वाले पॉइंट को टच करेगी उसी टाइम पर वेव स्फीयर के बाकी पॉइंट्स को भी टच करेगी। इस पे एग्री कर रहे हो आप कि स्फीयर की हर एक पॉइंट पर, मतलब जिसके कान यहां पर है और जिसके कान यहां पर है, जिसका कान यहां पर है, इन सारे कानों में, इन सबके ईयर्स में एक साथ वाइब्रेशंस आएंगी। तो इसका मतलब इसकी एनर्जी स्फीयर के पूरे एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। ऐसा नहीं था कि इसकी पूरी पूरी वेव किसी एक के पास गई, अगर ऐसा होता तो बाकी जगह साइलेंस हो रहा होता। समझ पाए? जब सबको साउंड सुनाई दे रहा है इसका मतलब वेव की एनर्जी इनको भी मिल रही है, वेव की एनर्जी इनको भी मिल रही है, वेव की एनर्जी इनको भी मिल रही है, इनको भी मिल रही है। तो टोटल कितने एरिया पर एनर्जी को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है यहाँ पर, दैट इज इंटेंसिटी। टोटल पावर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑन विच द एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पावर बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया इंटेंसिटी स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विच इज एट द सेंटर पॉइंट। अगर एक सोर्स पॉइंट के फॉर्म में है तो उस पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर जाने पर ये इंटेंसिटी का फॉर्मूला होगा विच इज पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। बट अभी अभी हम लोगों ने इंटेंसिटी के कुछ और फॉर्मूले पढ़े, तो पावर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर स्क्वायर ये इंटेंसिटी बाय डेफिनेशन है। एंड अभी हम लोगों ने इसके फॉर्मूले ये भी पढ़े थे, इट इज हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अभी एक और फॉर्मूला पढ़ा था आप लोगों ने, डेल्टा पी मैक्स स्क्वायर अपॉन 2 रो वी। ये सब आपके एक ही फॉर्मूले हैं, ये सब इंटेंसिटी को डिफाइन करते हैं। इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला है, इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला है, और इंटेंसिटी का ये भी फॉर्मूला हो गया। 3 फॉर्मूले हो गए। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 3 फॉर्मूले। मजाक नहीं कर रहा हूं, प्रॉब्लम यही है। इसी में कंफ्यूजन होता है कि न्यूमेरिकल में ये लगाए कि ये लगाए कि ये लगाए। मतलब ये जो लिखा है ना पावर अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसके फिजिकल मीनिंग से लिखा है आपने, इंटेंसिटी की फिजिकल मीनिंग, और बाकी सब उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं। स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स विच इज इन अ पॉइंट फॉर, मतलब बहुत छोटा सोर्स है। क्या रिजल्ट बोल सकते हैं यार, क्या लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर है। अगर मैं आई और ये वाला फॉर्मूला देखूं तो पावर, ध्यान दीजिएगा, पावर सोर्स की होती है, वो वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। 50 वॉट का स्पीकर 50 वॉट का ही रहेगा, चाहे आप इससे 10 किलोमीटर दूर चले जाओ, सोर्स की पावर नहीं बदल जाएगी। समझो आप, पावर कांस्टेंट है लेकिन स्मॉल आर विच इज द डिस्टेंस फ्रॉम सोर्स ये बदल रहा होगा। तो इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर स्क्वायर हो गई। साथ में इन दोनों फॉर्मूले को देखें अगर, इसको और इसको, तो इनमें वेरिएबल्स क्या क्या हो सकते हैं हमारे, मतलब वेव के प्रोपोगेट करने पर क्या क्या चीजें बदल सकती है। रो इज द डेंसिटी। आप मान लो कि मीडियम चारों तरफ होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीडियम मान लेते हैं, मतलब चारों तरफ एक जैसा मीडियम है। बिकॉज मैक्सिमम प्रैक्टिकल केसेस में मीडियम कहाँ बदलता है, मैं बोल रहा हूँ यहां से लेकर के और पीछे दरवाजे तक क्या मीडियम बदल रहा है। जो एयर मेरे आसपास है वही एयर आपके आसपास भी है, हम लोग एक ही एयर में तो है।
तो प्रैक्टिकल पर्पजेस में जाओगे तो आप मीडियम नहीं बदलता, यानी डेंसिटी कांस्टेंट, स्पीड, ये मीडियम कंट्रोल करता है, ध्यान देना। स्पीड ऑफ अ वेव हमेशा मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो अगर मीडियम सोर्स के चारों तरफ एक जैसा है तो डेंसिटी कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी वैसे भी सोर्स पे डिपेंड करती है। तो वेव कहां जा रही है उससे फ्रीक्वेंसी का कोई मतलब नहीं होता। तो वेव प्रोपगेशन में बदलने वाली चीज क्या क्या है इसमें से? होमोजीनियस मीडियम कंडीशन लगी हुई है। होमोजीनियस मीडियम है मतलब कि डेंसिटी चेंज नहीं हो रही, स्पीड चेंज नहीं हो रही, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रही। तो इसका मतलब ए स्क्वायर इज अ वेरिएबल क्वांटिटी बिकॉज इंटेंसिटी वेरिएबल, इंटेंसिटी में आर वेरिएबल टर्म। तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड का जो स्क्वायर होगा वो 1/r स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा होगा, नहीं? तो दूसरी चीज ये भी कही जा सकती है कि एम्पलीट्यूड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। देखो इस टॉपिक में ना फिजिक्स के बाकी टॉपिक्स के तरीके से वो मजा तो नहीं है, बट कभी कभी झेलना पड़ता है। इसमें झेलना ये पड़ता है कि ये बड़े अजीबोगरीब क्वेश्चंस आते हैं उल्टे सीधे इसके, और अगर टारगेट 100% का है या फिर टॉप 100 रैंक का है तो ये भी पढ़ना होगा। एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/, इनफैक्ट एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो यहाँ से, इन दोनों को इक्वेट कर लो, ए की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से ए निकाल भी तो सकते हो ना, एम्पलीट्यूड की वैल्यू। मतलब क्या हुआ कि जो वेव इसको डायग्राम से समझाते हैं आपको, कि अगर हमारे पास कोई एक सोर्स है जिसका पॉइंट फॉर्म है, मतलब पॉइंट का मतलब होता है बहुत छोटा सोर्स। आप मोबाइल के स्पीकर को मान सकते हो, मोबाइल का स्पीकर का साइज ही कितना ज्यादा होता है। तो पॉइंट सोर्स से जब वेव निकलेगी तो जैसे जैसे वेव उससे दूर जाएगी, मतलब इसका ये होगा कि जैसे जैसे वेव उससे दूर जाएगी उस वेव का एम्पलीट्यूड रिड्यूस करता जाएगा। वेव की हाइट और डेप्थ, मतलब क्रेस्ट एंड ट्रफ के हाइट्स कम होते चली जाएंगी। मतलब यहां पर अगर उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट है, कुछ डिस्टेंस आगे जाने के बाद ए1 हो गया, नाउ एम्पलीट्यूड बिकम्स ए2। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे एम्पलीट्यूड कम होता चला जाएगा। और इनफैक्ट अगर हम उस सोर्स से R1 डिस्टेंस पे खड़े हैं जहां पर वेव का एम्पलीट्यूड A1 है, और उसी सोर्स से R2 डिस्टेंस पे जाने पर वेव का एम्पलीट्यूड A2 है, तो A1 A2 R1 R2 का रिलेशन निकाल सकते हो इससे, A प्रोपोर्शनल टू 1/r। सो लिखा जा सकता है A1 डिवाइडेड बाई A2 इज बेसिकली R2 डिवाइडेड बाई R1। ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि if amplitude at 25 centimeter is this much, what will be amplitude at 75 centimeter? ऐसी लैंग्वेज के सिंपल क्वेश्चन विच इज सिंपली A प्रोपोर्शनल टू 1/r। और वेव की इंटेंसिटी भी सेम नहीं होगी ऑब्वियसली, यहां पर इंटेंसिटी और यहां पर इंटेंसिटी में फर्क, इन दोनों पॉइंट्स पर इंटेंसिटी में फर्क आएगा बिकॉज वो प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के। तो एक ऐसी वेव प्रोपोगेट हो रही है जिसका एम्पलीट्यूड अलग अलग पॉइंट्स पर अलग अलग है, ऐसी वेव को हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर स्फेरिकल वेव का। इसके पहले जब आपने डेरिवेशन की थी फर्स्ट लेक्चर में तो नाम था प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव, और उसमें प्लेन वर्ड का मतलब बताया था तुम्हें कि मीडियम का हर पार्टिकल सेम एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेगा। यहां वो चीज नहीं हो रही है, जो मीडियम पार्टिकल सोर्स के क्लोज होंगे वो ज्यादा एम्पलीट्यूड पर ऑसिलेट करेंगे, जो मीडियम पार्टिकल सोर्स के दूर होंगे उनका ऑसिलेशन एम्पलीट्यूड कम होगा। दिस इज कॉल्ड एज स्फेरिकल वेव। और इन सब के अलावा लाउडनेस का फर्क होगा। लाउडनेस जो कि डिफाइंड है 10 लॉग ऑफ बेस 10, और फॉर्मूला था उसका इंटेंसिटी आई डिवाइडेड बाय आई नोट। तो जो ऊपर इंटेंसिटी आई है उसको रिप्लेस कर सकते हैं P अपॉन 4πr स्क्वायर से।
और थोड़ी बहुत मैथ लगाएंगे इसमें। देखो लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज यूज करेंगे, तो ये आएगा 10 लॉग बेस 10 कैपिटल P डिवाइडेड बाय 4 पाई आई नॉट, इसको अलग कर देते हैं, और -20 लॉग बेस 10 इंटू आर। अभी देखो सही है कि नहीं, लॉग की प्रॉपर्टी यूज की है यहाँ पर। ठीक है ना पॉइंट यार। तो लाउडनेस कैसे कंपेयर करेंगे? अगर R1 डिस्टेंस की लाउडनेस L1 थी और R2 डिस्टेंस की लाउडनेस L2 है, लाउडनेस इससे R1 डिस्टेंस पर साउंड की लाउडनेस L1, इससे R2 डिस्टेंस पर लाउडनेस L2, और लाउडनेस और डिस्टेंस में ये रिलेशन है, लाउडनेस एंड डिस्टेंस का रिलेशन। तो एक बार आप L1 निकालने के लिए यहाँ पे जब L1 लिखेंगे तो यहाँ R1 लिखेंगे, और फिर जब यहाँ L2 लिखेंगे तो यहाँ पर, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे लिखने के बाद, ये कुछ स्टेप्स आपको खुद करने होंगे। L1 लिखोगे यहाँ पर R1, L2 लिखोगे यहाँ पर R2। अब L2 माइनस L1 करो जरा। पहला टर्म कांस्टेंट है, अपने आप देखिएगा। L1 is this constant term minus 20 log R1. L2 this again the same constant minus 20 log R2, और फिर L2 माइनस L1 करेंगे और फिर एक बार लॉग की प्रॉपर्टी लगेगी। तो हाँ, L2 माइनस L1 इज इक्वली 20 टाइम्स लॉग जिसका बेस 10 R2 डिवाइडेड बाय, वेरीफाई कर लीजिएगा रिजल्ट पे, R1 बाय R2। और लाउडनेस की जो यूनिट है वो बेसिकली डेसिबल्स है, डीबी से डिनोट करेंगे। ये हो गया भैया, जितना इसमें डेरिवेशन थी वो खत्म हो गई। ठीक है, साउंड वेव के डेरिवेशन का पोर्शन खत्म हो गया, अब लॉजिकल वाली चीजें। हाँ, सोर्स अगर पॉइंट की बजाय लाइन के फॉर्म में है तो बदल जाती कहानी। ये पॉइंट सोर्सेस के लिए था, मतलब सोर्स ज्योमेट्रिकली काफी छोटा होना चाहिए। उसको भी निपटाई लो, उसको क्यों छोड़े। लाइन सोर्स आप इमेजिन कर सकते हो घर के ट्यूबलाइट को। ट्यूबलाइट काफी लंबी होती है ना, तो ऐसा सोर्स जिसकी काफी लेंथ हो, बड़ी सी ट्यूबलाइट, मान सकते हैं उसको लाइन सोर्स की तरीके से। ये जो टाइल्स लगी हैं ये प्लेन सोर्सेस हैं, मतलब जिनका ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर एक प्लेन के फॉर्म में, तो ये क्या कहलाएंगे आपके लिए? प्लेन। हाँ, तो लाइन सोर्स है, ट्यूबलाइट के फॉर्म में रख लेते हैं। तो एक लाइन, हालांकि ये लाइन से लाइट नहीं निकल रही है, साउंड निकल रहा है। स्पीकर भी आते हैं, ऐसा नहीं है, सिलेंड्रिकल स्पीकर आते हैं काफी। किसमें? हाँ, तो अगर एक सिलेंड्रिकल स्पीकर है, लंबा सा, खूब लंबा, मान लो बहुत लंबा सा सिलेंड्रिकल स्पीकर, इसे स्टैंड को ही मान लो आप, अगर यही स्पीकर हो और इसमें से साउंड निकले, तो वो साउंड इधर भी प्रोपोगेट करेगा, इधर भी प्रोपोगेट करेगा, चारों तरफ करेगा। तो अगर हम इस लाइन को एक सिलेंडर के अंदर एनक्लोज कर दे, तो मतलब इस लाइन के चारों तरफ एक सिलेंडर बना दे, तो साउंड की वेव क्या पूरे सिलेंडर से एक साथ क्रॉस नहीं कर जाएगी? बोले, इमेजिन तो कर ही सकते हो ना कि अगर ये लंबी सी रॉड है और इसके चारों तरफ आपने एक सिलेंडर बनाया होगा, तो साउंड पूरे सिलेंडर को एक ही साथ क्रॉस करेगा। तो अगर वो सिलेंडर आर डिस्टेंस पे है, मतलब उसका रेडियस आर है, और हमारे सोर्स की पावर कैपिटल पी है, मतलब कि वो एक सेकंड में इतनी एनर्जी दे रहा है, तो वो एनर्जी कितने एरिया को एक साथ क्रॉस कर रही है? कितने? भैया
सोर्स हमारा लाइन के फॉर्म में है, उसकी पावर पी, मतलब इतनी एनर्जी 1 सेकंड में निकल रही है, और वो एनर्जी वेव के फॉर्म में सिलेंडर के सरफेस को क्रॉस कर रही है। तो इंटेंसिटी विच इज डिफाइंड एज पावर डिवाइडेड बाय एरिया, एरिया ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, 2 पाई आर एच, या लेंथ जो भी लिखते हो। एच जो भी, अब पता नहीं तुम लोग कैसे यूज करते हो, एच लिख लो। एच मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर। लॉन्ग मान रहे हैं हम, बहुत लॉन्ग मान रहे हैं इसको, इतना मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इधर साउंड प्रोपोगेट नहीं कर रहा और इधर भी साउंड प्रोपोगेट नहीं कर रहा है, साउंड सिर्फ वायर से उस लाइन से रेडियल डायरेक्शन में निकल रहा है, ये मान के चल रहे हो। और ये फिर वही इंटेंसिटी है, यही इंटेंसिटी, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ रो वी ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा पी एम स्क्वायर बाय 2 रो वी, ये सब बराबर है। इस हिसाब से एम्पलीट्यूड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन आ रहा है देखो, इंटेंसिटी आई और डिस्टेंस के बीच रिलेशन, आई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, और इन दोनों इक्वेशंस के थ्रू जब जाओगे ना, इन दोनों को इक्वेट करके जब एम्पलीट्यूड डिराइव करेंगे, तो आप देख सकते हो कि एम्पलीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/√r आएगा, मतलब इसके अंदर भी वेव कांस्टेंट एम्पलीट्यूड पे नहीं जाएगी। जैसे जैसे वेव आगे जाएगी, क्रेस्ट एंड ट्रफ का जो हाइट है वो कम होता जाएगा, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड नहीं रहना। बता दिया अभी, सोर्स स्फीयर थोड़ी था, सोर्स पार्टिकल ही था। और लाउडनेस के फॉर्मूले में यहां पर P/4 पाई आर स्क्वायर की जगह P/2 पाई आर एच, इसीलिए कह रहा हूं सुनना बहुत ध्यान से पड़ता है यार, कंसंट्रेशन। और जब ये चीज होगी तो यहां पर भी ऐसा बनेगा, इट इज नॉट P/2 पाई आई नॉट एच, आपस में कोई बात ना करो, जितना तुमको आता है उतना उनको भी आता है, और माइनस इसमें 20 नहीं आएगा, यहाँ 10 का टर्म आएगा। और जब L2 माइनस L1 निकालेंगे तो यहाँ पर 10 का टर्म होगा, ये सब कर लीजिए। अब तुम्हें क्वेश्चन बताएं कौन से करने वाले हैं। पैकेज आज ही मिला तुम्हें, तो चलो अभी तो लाई होगी। बस मैथ वाला पोर्शन खत्म हो गया, डेरिवेशन हमारी खत्म हो गई। देखो पेज नंबर 59 पे आइए, साउंड वेव एक्सरसाइज में, इसमें 2 हैं एक्चुअली, हाफ पैकेज पहले वाले लेक्चर्स के हैं, इसमें स्ट्रिंग वाले हैं, और अब गैसेस वाले जो आप पढ़ रहे हो। पेज 59 पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन करना है, आप देख के पढ़ सकते हो, मतलब क्वेश्चन देख करके समझ में रहेगा, डेसिबल है वो, लाउडनेस दी गई है और इनके इंटेंसिटीज को कंपेयर करना है, लाउडनेस गिवन है, इंटेंसिटी कंपेयर करना है, तो अब तुम देख लेना इसमें से कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में रह लीजिए, फोर्थ रह दीजिए, इंटरफेरेंस है उसमें, सॉरी, फोर्थ रह दीजिएगा अभी। ये पेज नंबर 63 पे, पेज नंबर 63, 37th क्वेश्चन, 37th स्टेटमेंट वाला है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 वाला।
पेज नंबर 64 पे ये जो वो है आपका पैराग्राफ एक है 64 पे 40 से लेकर के 45 40 से 45 वाले क्वेश्चंस। फिर एक्सरसाइज 2 पे मतलब ये पेज नंबर 67 सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन पांचवा, ठीक है इतनी है। उसके बाद एक्सरसाइज 3 पे आइए। सिक्स्थ क्वेश्चन, और उसके बाद है यार आपका ये कॉम्प्रिहेंशन 1 है 71 पेज पर, जेई 2006 का, जेई 2006 का। ठीक है, उसमें 3 है क्वेश्चन 21, 22, 23। वो HCV दीजिए, HCV से जो क्वेश्चन लगाने हैं वो बता दे रहे हैं। पेज नंबर 346, पेज नंबर 346 पे प्रॉब्लम 1 to 9, ये वर्कड आउट एग्जांपल्स है, वर्कड आउट एग्जांपल्स 1 से लेकर के 9 तक सब करने, 1 to 9 ये सब जो अभी बताया इन सब के ऊपर है। ऑब्जेक्टिव 1, वन से लेकर के और 7 तक, 1 to 7। ऑब्जेक्टिव 2, 1 and 2। एक्सरसाइज में क्वेश्चन 8th क्वेश्चन से लेकर के और 23 तक, 8 से 23 पूरा। ये सब अभी के जो फॉर्मूले वाले क्वेश्चंस हैं सारे। सब ठीक ठाक हो गए, क्वेश्चन करने लायक 40-50 हो ही गए। नेक्स्ट, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। अभी 25-30 और हो जाएंगे क्लास के एंड में, ये खत्म हो रहा है। हाँ, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव। देखो हम लोगों ने स्ट्रिंग वाले में एक बात पढ़ी थी, देखिए पहले आपको स्ट्रिंग वाला रिकॉल कराए। स्ट्रिंग वाले में हम लोगों ने एक चीज ये पढ़ी थी कि अगर हम किसी एम्पलीट्यूड की वेव, लाइक AI एम्पलीट्यूड की वेव स्ट्रिंग 1 से स्ट्रिंग 2 में भेजें, अगर स्ट्रिंग 1 से दूसरी स्ट्रिंग 2 में, है ना, तो उसमें ये बताया गया था कि कुछ वेव रिफ्लेक्ट होती है और कुछ ट्रांसमिट होती है, और जो ट्रांसमिटेड वेव का एम्पलीट्यूड था, एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, उसको डिराइव किया गया था मेरे ख्याल से 2 times V2 डिवाइडेड बाय
v1 प्लस v2 टाइम्स एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव, और एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय प्लस v1 टाइम्स ai। ये सब हमारे डेरिवेशन रिफ्लेक्शन के टाइम पर किया गया था, बट वो स्ट्रिंग के लिए किया गया था। अब जरा साउंड के केसेस से देखते हैं। सपोज दैट कोई क्लोज एंड है हमारे पास, परफेक्टली क्लोज एंड, और हमने यहां से कोई साउंड की वेव भेजी इसमें। अब साउंड वेव को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और प्रेशर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जो साउंड वेव हमने इंसिडेंट कराई उसकी इक्वेशंस, इंसिडेंट वाले की इक्वेशन है डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में समथिंग लाइक ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, कैसे भी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, चलेगा। और इसकी प्रेशर वाली इक्वेशन पिछली क्लास में जो ऑनलाइन हुआ था ना, उसमें आपको एक रिजल्ट बताया था कि जो चेंज ऑफ प्रेशर होता है वो हमेशा माइनस बल्क मॉडुलस इनटू डी वाई बाई डी एक्स, ये लास्ट क्लास में हुआ है। तो अगर y की इक्वेशन ये है तो डेल्टा पी आई की इक्वेशन देखो आप, विच इज माइनस बी, और इसका डिफरेंशिएशन वो भी x के रिस्पेक्ट में, तो माइनस बी ए आई के एंड कॉस ऑफ के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब जो वेव रिफ्लेक्ट होगी, बिकॉज में ट्रांसमिट तो कुछ होना नहीं है, जब क्लोज कर दिया इधर तो कुछ ट्रांसमिट तो होगा नहीं, सिर्फ रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वेव ट्रांसमिट नहीं हो रही है, सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही है, तो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड उतना ही मिलना चाहिए मुझे जितना इंसिडेंट वेव का था, और वो फॉर्मूले से भी आ जाता है। ठीक है, तो अब जब रिफ्लेक्टेड वेव की बात करेंगे, वाई रिफ्लेक्टेड, तो दैट इज एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। हालांकि ए आई और ए आर बराबर होंगे, ध्यान दीजिएगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, इनटू साइन ऑफ, जो वेव रिफ्लेक्ट होगी वो लेफ्ट साइड जाएगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, तो उसमें के एक्स माइनस ओमेगा टी की जगह पर के एक्स प्लस ओमेगा टी आएगा, साइन चेंज होगा। और इसके डेल्टा पी की इक्वेशन, मतलब प्रेशर वेव, रिफ्लेक्टेड वेव की प्रेशर वेव इक्वेशन। लेकिन एक बात देखो, एक और चीज देखेगा यहाँ पर, तो ध्यान से देखो, जब आगे आपने क्लोज एंड कर दिया, मतलब आगे कुछ ट्रांसमिट नहीं हो रहा हमारे पास, है ना, कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, तुम लोगों को पता नहीं कितनी चीजें याद है नहीं याद है। इनको डिराइव करते वक्त एक और रिलेशन आया था, विच वाज ए इंसिडेंट प्लस ए रिफ्लेक्टेड वाज इक्वल टू 8। एक रिलेशन ये भी आया था बीच में डेरिवेशन के टाइम पर, इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कभी कभी। जब कुछ भी ट्रांसमिट नहीं हो रहा है, यानी कि 80 जीरो है, तो ए आर और ए आई में माइनस का भी साइन आएगा। मतलब ये जो ए आर लिख रहे हो आप, ये एक्चुअली माइनस टाइम्स ए आई बन जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं और इसको हम माइनस टाइम्स ए आई लिख देते हैं। और उसके बाद डेल्टा पी आर निकालने के लिए मैं वापस इसी फॉर्मूले को लगाऊंगा, माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स। लेकिन अब की बार वाई आर डिफ्रेंशिएट होगा, ध्यान देना, माइनस बी और एक माइनस यहां पर, एक माइनस यहां पर फॉर्मूले में, डेल्टा पी के फॉर्मूले में, एक माइनस इसके इक्वेशन में है, प्लस हो गया, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आंसर आएगा प्लस बी ए आई के कॉस के एक्स प्लस ओमेगा टी।
ठीक है, देखो सही है चीज। मतलब कि 2 पॉइंट तो पहले आप नोट कर ही ले, आगे फिर बढ़ेंगे। कि अगर क्लोज एंड है और वहां से वेव रिफ्लेक्ट होती है, तो पहला पॉइंट, इंसिडेंट का एम्पलीट्यूड और रिफ्लेक्टेड का एम्पलीट्यूड मैग्नीट्यूड में बराबर आएगा। इफ वेव इज रिफ्लेक्टेड बाय द क्लोज एंड, इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव आर ऑफ सेम एम्पलीट्यूड। ठीक है, बट विथ अ साइन डिफरेंस, विथ अ साइन डिफरेंस, मतलब कि पॉजिटिव एम्पलीट्यूड जाएगा तो नेगेटिव एम्पलीट्यूड वापस आएगा विथ अ साइन एम्पलीट्यूड। वो इससे ए आर इक्वल टू माइनस ए आई। अच्छा यार, एक थोड़ा सा हमें गड़बड़ ये हो गया ना एक्चुअली, ये जो हमने के एक्स माइनस ओमेगा टी लिखा है, इसको लिख तो सकते हो, हम इसको वापस अपने उसी फॉर्मेट में आते हैं, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। वो किसी वजह से लिख रहे हैं, बाकी कोई फर्क नहीं है उसमें ज्यादा। नहीं, तभी शायद माइनस नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि जब डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो इसको डिफरेंशिएशन से माइनस के बाहर आएगा और एक माइनस बी पहले है, तो यहाँ से माइनस हट जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सही है, बाकी ठीक है। ये मैंने इसलिए किया, जानते हो क्या होता है, एक्चुअली जब फेज डिफरेंस कंपेयर करना होता है मेरे को, फेज डिफरेंस, नहीं तो ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ता है हमें, ये शायद पहले भी बताया होगा फेज डिफरेंस के टाइम। हाँ, मतलब वो एक्चुअली वो गड़बड़ हो रहा था, तो ओमेगा टी हमें हर जगह पॉजिटिव चाहिए, बस ये काम करने के लिए किया और कुछ नहीं। तो अब एक बात बताओ, सपोज ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू 0 है, लेट से ये पॉइंट मेरा x इक्वल टू 0 है, डेल्टा पी आई की क्या वैल्यू बनेगी यहाँ पर, डेल्टा पी आई, ठीक है। हाँ, एंड सपोज टी भी 0 है, x 0 t 0, तो डेल्टा पी आई प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कंप्रेशन आएगा, डेल्टा पी आई पॉजिटिव आने का मतलब कंप्रेशन आएगा यहाँ पर। और रिफ्लेक्टेड वाली डेल्टा पी में, तो रिफ्लेक्टेड वाले डेल्टा पी में भी अगर आप x और t 0 पुट करें, t और x दोनों को 0, वो भी पॉजिटिव आएगा, मतलब वेव रिफ्लेक्ट होने के बाद भी कंप्रेशन रहेगा मेरे पास, यानी कि कंप्रेशन अगर स्ट्राइक करता है तो कंप्रेशन ही वापस जाएगा अभी यहाँ पर। ये आसान पॉइंट नहीं है, बता रहा हूँ आपको, पैकेज दिखाऊंगा आपको, पैकेज का क्वेश्चन है ये। किस्मत किस्मत की बात होती है कि किसके कब आएगा ये क्वेश्चन, लेकिन ये आप पैकेज देखो 73, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं अभी, 73 73 जेई 2012 का क्वेश्चन है भाई, ऐसा भी नहीं कि बहुत पुराना है, सभी पुराना नहीं है। पेज 73 पैकेज में, पैकेज के पेज 73 का क्वेश्चन नंबर 34 पढ़े आप, और उन बच्चों से पूछे जिनके पेपर में ये आया था, कि तुम तो अभी पढ़ रहे हो तो इसलिए तुम्हें हो सकता है आसान लग जाए। ठीक है, मिला आपको आंसर में, देखो भी
आंसर आप अपना टिक कर लो, आंसर बाद में मैच करेंगे। यही 2012 का मल्टी करेक्ट है ये। एक तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ऊपर से मल्टी करेक्ट, सबसे खतरनाक होता है ये। मोर देन वन करेक्ट वैसे भी खतरनाक, और उसमें भी न्यूमेरिकल ना होकर थ्योरी आ जाएगा तो फिर तो वो, तो उसमें यही सब चीजें पूछी इन्होंने ना। उसमें उन्होंने टर्म अलग यूज किया, लो प्रेशर पल्स, मतलब क्या हुआ वो, रेफ्रेक्शन, हाई प्रेशर पल्स, और वो पूछना कुछ यही चाह रहे हैं, उसी का आंसर दे रहा हूं तुम्हें। कंप्रेशर मतलब हाई प्रेशर की पल्स अगर क्लोज एंड पे गई है तो रिफ्लेक्ट भी वो हाई प्रेशर के फॉर्म में होगी। लो प्रेशर क्लोज एंड पे जाएगा, लो प्रेशर ही वापस आएगा क्लोज एंड पे। राइट, तो ये पॉइंट हो गया। कंप्रेशन विल कम बैक एज कंप्रेशन एट द क्लोज एंड, रेरफैक्शन विल कम बैक एज रेरफैक्शन एट द क्लोज एंड। अब आपको शायद उसमें कोई ऑप्शन मिल जाएगा इसका, और देखना, और देखिएगा। बट अगर ये ओपन एंड हो, यहां क्लोज एंड की बजाय ओपन एंड हो, ओपन एंड का मतलब क्या होता है, क्लोज एंड की बजाय ओपन एंड। ओपन एंड किसको कहेंगे बता दूं आपको। आप वेव भेज रहे हो एक ट्यूब में, और वो ट्यूब के अंदर कोई गैसेस है, और ट्यूब के आउटसाइड, आउटसाइड ट्यूब एक नॉर्मल एयर है जिसकी डेंसिटी नेग्लेक्ट की जा सकती है एज कंपेयर टू डेंसिटी ऑफ द गैस। गैस की डेंसिटी के कंपेयर में एयर की डेंसिटी को नेग्लेक्ट कर देगा, मतलब नेग्लेजिबल डेंसिटी। ठीक है भाई। तो यहां पर क्या होगा, अगर आउट, मतलब आइडियल कंडीशन में तो यहाँ वैक्यूम होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में वैक्यूम, बट हम क्लोज टू वैक्यूम है, क्लोज टू द वैक्यूम। वेव स्पीड का फॉर्मूला आज डिराइव किया है रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। इफ द डेंसिटी इज वेरी वेरी लो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, speed will be very large. That means the wave will travel in this air or medium with a very high speed v2 which tends to infinity. If a density tends to zero, rho tends to zero, v tends to infinity, and when v2 tends to infinity, मतलब वेव ट्रांसमिट होगी, ध्यान दीजिएगा इसमें, वेव ट्रांसमिट होगा, एटी की क्या वैल्यू आएगी बच्चा, ये रिलेशन एक बार जरा कंफर्म कर लेना यार कि ये सही है मेरे ख्याल से। हाँ ठीक है। When v2 tends to infinity, एटी की वैल्यू, ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी, ये ऐसे नहीं आ पाएगा, आपको v2 कॉमन लेना पड़ेगा। देखो कहां तक आ जाएगा, इफ v2 टेंड्स टू इन्फिनिटी और v1 टेंड्स टू जीरो कर लो, उल्टा कर लो, तो v2 टेंड्स टू इन्फिनिटी मतलब v2 के कंपेयर में v1 नेग्लेजिबल हो गया, तो v1 को नेग्लेक्ट कर देते 2ai, मतलब कि एक वेव बाहर जाएगी जो डबल एम्पलीट्यूड की होगी। मतलब अगर आप a एम्पलीट्यूड की वेव भेजोगे तो 2a एम्पलीट्यूड की वेव ट्रांसमिट हो जाएगी विथ इनफाइनाइट स्पीड, लेकिन जो रिफ्लेक्ट होगा वो कितना होगा। तो अगर 80 की वैल्यू टू टाइम्स ऑफ ai आ रहा है ना, 80 बराबर 2ai इससे, तो अगर यहाँ 2ai है, यहाँ पर ai है, तो ar की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस ai। ar तो पहले भी a आया था, लेकिन पहले वो माइनस a आया था, अब ar की वैल्यू आएगी प्लस ai। तो यहां पर जो yr में यहां पर माइनस साइन नहीं लगेगा, क्योंकि बेसिकली यहां पर आप एम्पलीट्यूड रखते हो रिफ्लेक्टेड वेव का, एक्चुअल में यहां पर ar था, और ar इक्वल टू ai, यहां से भी देख सकते हो। अगर v2 इनफाइनाइट है यानी कि v1 नेग्लेक्ट कर दे, तो v1 नेग्लेक्ट कर दीजिए, v2 कैंसिल, ar बराबर ai, साइन चेंज नहीं हो रहा उसमें, क्लोज एंड पे साइन चेंज हो रहा था, क्लोज एंड पर ar माइनस ai बन रहा था,
ओपन एंड पर AR और AI बराबर है, बट साइन का चेंज नहीं हुआ कोई, तो यहाँ पर AR। अब जब इसके आगे डिफरेंशिएशन लगाएंगे, इससे माइनस बी डीवाई बाई डी एक्स, माइनस बी डीवाई बाई डी एक्स रहेगा जी, एक माइनस प्रेशर की इक्वेशन में आ जाएगा, और प्रेशर के इक्वेशन में जब माइनस आएगा उसका मतलब ये होगा कि अगर यहाँ पर x 0 है और सपोज दैट टाइम 0 है, x 0 टाइम 0, तो डेल्टा पी आई तो पॉजिटिव आएगा, टाइम 0 x 0 cos 0 1 बी ए के, पॉजिटिव डेल्टा पी का मतलब कंप्रेशन आ रहा है। लेकिन डेल्टा पी आर में x और t अगर 0 कर देते हैं, x एंड t 0, तो ये माइनस में आएगा। दैट मीन जो वापस जाएगा वो रेयर फ्रैक्शन होगा। कंप्रेशन कम्स बट रेयर फ्रैक्शन रिटर्न्स, उल्टा हो रहा है यहाँ पर ओपन एंड पे। किसमें बहुत नहीं, इसमें आसान नहीं है, बोलो इतना इंट्यूटिव नहीं है। हालांकि कुछ अंदाजा लगता है। कंप्रेशन का मतलब क्या होता है कि गैसेस काफी ज्यादा प्रेशराइज्ड है, कंप्रेस मतलब बहुत ज्यादा प्रेशराइज्ड है। तो जब बहुत ज्यादा प्रेशराइज से आप एक फ्री स्पेस में जाओगे, फ्री स्पेस है आउटसाइड, तो प्रेशर रिलीज हो जाएगा। गैस मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा कंप्रेस थे, बाहर उनको अच्छा खासा एक ओपन स्पेस मिला, तो वो कंप्रेस मॉलिक्यूल अपने आप क्या कर जाएंगे, एक्सपैंड। कंप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, रेरेफैक्शन में। तो उसमें एक और ऑप्शन ट्रू होगा शायद, दो ऑप्शन आएंगे। जो क्वेश्चन मैंने बोला उसमें मल्टी करेक्ट है, बी भी होगा ना। ओपन एंड पर कंप्रेशन, इफ कंप्रेशन स्ट्राइक्स एट द ओपन एंड, रेरेफैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। क्लोज एंड पे उल्टा हो रहा है, क्लोज एंड पे कंप्रेशन विल कम एंड कंप्रेशन विल गो, रेरेफैक्शन आएगा, रेरेफैक्शन जाएगा। ओके वैक्यूम मान ले तो उसमें रो बिल्कुल जीरो, बस वेव स्पीड इनफाइनाइट होगी। प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है ना, मानने को तो आप मान लो, लेकिन होता क्या है, जो कुछ चीजें आप पढ़ रहे हो उसको कहीं ना कहीं लैब में टेस्ट किया गया होगा। तो जब लेबोरेटरी में टेस्ट किया गया होगा तो यहाँ मीडियम रहा होगा 100%। वैक्यूम में नहीं बता सकते, बिकॉज मैकेनिकल वेव वैक्यूम में जाएगी ही नहीं, तो वैक्यूम मान करके जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। वैक्यूम में लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जा सकती है, ये साउंड की वेव है, जाएगा नहीं वहां पर। वेव जाने के लिए मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन चाहिए, जब कुछ है ही नहीं तो वाइब्रेट कौन करेगा। तो ये हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्यों पढ़ाया गया आपको बताता हूँ, इसकी जरूरत क्या थी मुझे, क्या उस जेई वालों ने वो क्वेश्चन क्यों पूछा हुआ आपसे, और वो नहीं उसके ऊपर न जाने कितने क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। हम लोगों ने ये भी पढ़ रखा है एक टॉपिक, सुपर पोजिशन ऑफ द वेव का, पढ़ा है ना। अब सुनिएगा, एक ट्यूब ले जो राइट साइड पर क्लोज है, ट्यूब दोनों साइड से क्लोज कर देते हैं, ट्यूब क्लोज एट बोथ एंड। अब अगर हम मान लें कि इसमें लेफ्ट साइड हमारा x इक्वल टू 0 है और राइट साइड हमारा x इक्वल टू l है, और यहां से हमने कोई वेव भेजी, इस साइड से हमने कोई एक वेव ट्रांसमिट की, और वो हम कैसे कर सकते हैं, यहां पर एक्सटर्नल वाइब्रेशन डाल करके, यहां पर कोई एक्सटर्नल वाइब्रेशन ऐड कर दें और उससे एक वेव क्रिएट कर दें अगर, तो कोई एक्सटर्नल वाइब्रेशन रही होगी जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ रही होगी। एंड लैब के अंदर ये काम कैसे होता है वो भी बताते हैं आपको। लेबोरेटरीज में ये चीज ट्यूनिंग फोर्क की हेल्प से की जाएगी, मतलब आउटसाइड यहाँ पर क्या करेंगे, एक वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोर्क लाएंगे,
जिसकी फ्रीक्वेंसी कुछ एफ हो। ये ट्यूनिंग फोर्क हमारे लिए एक ड्राइवर का काम करेगा यहाँ पर, आई मीन ये वेव को ड्राइव करेगा इसमें। तो इसके वाइब्रेट करने से यहाँ पर एक वेव अंदर की तरफ ट्रेवल करेगी और वो वेव दूसरे वाले एंड पे जाकर के वापस रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन याद करिए, इस ट्यूब के अंदर दो दो वेव ट्रेवल करेंगी, एक वेव जो इधर की तरफ जाएगी, दूसरी वेव जो दूसरे साइड से वापस आएगी, और इनके सुपरपोजिशन से अब कौन सी वेव क्रिएट होगी? स्टैंडिंग वेव। और स्टैंडिंग वेव बनेगी तो उसमें कुछ नोड बनेंगे, कुछ एंटी नोड भी बनेंगे। ये स्टैंडिंग वेव इन द गैसेस भी कह सकते हो आप, वो स्ट्रिंग वाले स्टैंडिंग वेव थे, नाउ स्टैंडिंग वेव इन गैसेस। और ये जो ट्यूब आप देख रहे हो क्लोज है, इसी को आगे चल करके ऑर्गन पाइप का नाम देंगे, मतलब स्टैंडिंग वेव एंड ऑर्गन पाइप्स। ये क्लोज ऑर्गन पाइप है, दोनों साइड से क्लोज है। मतलब मीडियम को क्लोज करने का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या बनता है यार? मीडियम अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता, मान लो यहाँ क्लोज होता ही नहीं और मीडियम की लेंथ इनफाइनाइट होती, तो ट्रेवलिंग वेव बनती, बट क्लोज करने की वजह से वो ट्रेवलिंग वेव कन्वर्ट किस में हो जाती है? स्टैंडिंग वेव, बिकॉज एक वेव ट्रेवल करती रहती है फॉरवर्ड, और मीडियम के खत्म हो जाने की वजह से दूसरी वेव रिफ्लेक्ट हो जाती है, दोनों का सुपरपोजिशन हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पर अंदर एक स्टैंडिंग वेव क्रिएट हो जाएगी। सो ना एक और स्टैंडिंग वेव अगर क्रिएट होगी तो नोड और एंटी नोड्स बनेंगे। अब लगाएंगे बाउंड्री कंडीशंस इसमें, कि नोड एंटी नोड अपनी मर्जी के हिसाब से तो बन नहीं सकते। जो क्लोज एंड्स है, यहां पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं, तो ये पॉइंट नोड होना चाहिए। ये क्लोज एंड पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन पॉसिबल नहीं है, यहां नोड होना चाहिए। नहीं समझा रहा हूं इसमें तक। नोड का मतलब क्या हुआ जानते हो? अब ये डिपेंड करता है कि आप इस वेव को डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में देखना चाहते हो या प्रेशर के फॉर्म में देखना चाहते हो, क्योंकि साउंड वेव में ये प्रॉब्लम रहेगी हमेशा ही। वेव को दो नजर से देख सकते हो, एक डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में और एक प्रेशर के फॉर्म में। तो सपोज जो वेव आप भेज रहे हो उसकी एक डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन हो सकती है और एक प्रेशर वाली। अभी उसको पूरा लिखेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी जस्ट पहले लिख चुके हैं इसको। तो क्या अभी क्या प्रूफ किया गया था कि अगर क्लोज एंड होता है तो डिस्प्लेसमेंट के टाइम पर जो रिफ्लेक्टेड वेव का एम्पलीट्यूड होगा वो माइनस टाइम्स ए आई नहीं आया था आपका? मतलब अगर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट यहां पर आएगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट जाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहता है कि जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है वो y1 प्लस y2 है, मतलब y इंसिडेंट प्लस y रिफ्लेक्टेड। तो अगर इंसिडेंट वेव का पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था लेकिन रिफ्लेक्टेड का नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट हुआ और सेम मैग्नीट्यूड था, तो एक वेव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही होगी, दूसरी वेव वहीं पर नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट क्रिएट कर रही होगी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो, यानी कि यहाँ के मॉलिक्यूल का डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। और इसीलिए इसको हम नाम देंगे डिस्प्लेसमेंट नोड। हम लोग की जानते हो गलतियां क्या है? हम लोग सुपर पोजिशन वगैरह को ना खाली बस y1 प्लस y2 पढ़ते हैं। सही बताएं, मैक्सिमम 90% ज्यादा स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है कि उनको रिफ्लेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। 90% ज्यादा तो कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं कर, बाकी वो तो आप पढ़ रहे हो फिर घर वाले पढ़वा रहे हैं, अदरवाइज को छोड़ दे, आज ही छोड़ दे। बाकी को इसमें इंटरेस्ट नहीं होता कि ये सब क्या करना है हमें। होगा कुछ प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, हमें क्या करना है? हमारे लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब y1 प्लस y2, हमें उसका मतलब ही नहीं जानना। और सेम चीज प्रेशर में भी होती है कि रिजल्टेंट प्रेशर इज बेसिकली द प्रेशर विच इज इंसिडेंट एंड द प्रेशर विच इज रिफ्लेक्टेड। और उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अब यूज करो जरा। कंप्रेशन आएगा तो जाएगा क्या यहाँ से?
क्लोज एंड है, क्लोज एंड। तो कंप्रेशन आया, कंप्रेशन गया, सो कंप्रेशन प्लस कंप्रेशन डबल कंप्रेशन हो गया। दैट मीन्स कि प्रेशर यहां पर चेंज हो रहा है और इस वजह से प्रेशर का ये एंटी नोड है। प्रेशर वेव के लिए ये पॉइंट एंटी नोड है बिकॉज प्रेशर वेरिएशन ऐड हो रहे हैं। एंटी नोड का मतलब यही होता है जहां पर सबसे ज्यादा वेरिएशन। डिस्प्लेसमेंट के एंटी नोड में 2a का एम्पलीट्यूड नहीं आता, जहां पर डिस्प्लेसमेंट दोनों वेव की ऐड हो जाए वो एंटी नोड है, और जहां सब्ट्रैक्ट हो जाए वहां पर नोड। तो डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रहा है बिकॉज पॉजिटिव एम्पलीट्यूड आता है, नेगेटिव एम्पलीट्यूड जाता है क्लोज एंड पर। तो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट से यहां पर नोड, लेकिन प्रेशर के फॉर्म में देखा जाए तो ये एंटी नोड है। विच मीन्स कि सबसे ज्यादा प्रेशर वेरिएशन यहां पे होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर वेरिएशन इस पॉइंट पर। और एज यूजुअल हमको पढ़ना ये है कि जो हमारा ड्राइवर है इसके हिसाब से अंदर मोड ऑफ वाइब्रेशंस होंगे अकॉर्डिंग टू ड्राइवर फ्रीक्वेंसी इनसाइड मोड ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन का मतलब कितने नोड बनेंगे और कितने एंटी नोड बन सकते हैं, मतलब कौन से हार्मोनिक भी यहाँ पर आएंगे वो डिपेंड करता है कि ड्राइवर की क्या फ्रीक्वेंसी है। क्लास में जो आपको स्ट्रिंग का एग्जांपल दिखाया था कि अगर काफी लो फ्रीक्वेंसी पे चलोगे आप, अगर ट्यूनिंग 4 की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा लो होगी तो अंदर हमारा फंडामेंटल मोड आएगा। वो क्या आएगा देखिए, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस चीज को कहेंगे, देखो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब जो आपका ड्राइवर यानी कि ट्यूनिंग 4 उसकी फ्रीक्वेंसी एफ सबसे लो है, मिनिमम है, लीस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशंस क्या बोल रही है कि दो जगह तो आपको नोड मिलना ही मिलना है। लेकिन अभी इसमें बुक्स में कंफ्यूज करेंगे, और वैसे भी तो कंफ्यूज रहते हैं, बुक वाले तो करते ही है। ये दोनों पॉइंट्स कौन से वेव के लिए नोड का काम करेंगे? हाँ, तो नोड मैं जहां पर लिख रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में लिखा जा रहा है, प्रेशर के रिस्पेक्ट में यहाँ एंटी नोड है और यहाँ पर भी एंटी नोड। और मिनिमम 2 नोड हो सकते हैं, इससे कम तो हो नहीं सकते। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम नोड जो कि सिर्फ 2 है। सेंटर पॉइंट पर एंटी नोड। अब अगर इस ट्यूब की लेंथ एल हो, लेंथ ऑफ ट्यूब एल मान लें, और प्रॉपर्टी यूज करें कि दो कंजिक्यूटिव नोड के बीच का जो डिस्टेंस है लैम्डा बाई 2, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, व्हिच मींस कि लैम्डा इक्वल टू 2l। अब बाकी स्ट्रिंग के सिमिलर है, अगर समझ गए होगे तो अपने आप भी कर लोगे, इसे कंसेप्ट समझ में आ गया होगा ना, तो अपने आप स्ट्रिंग से मैच कर लोगे इसको। अब पर्पस समझ में आया, क्लोज एंड्स का काम क्या होता है यहाँ पर, वेव को रिफ्लेक्ट करना। उससे होता क्या है कि रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट आपस में सुपर इम्पोज हो जाती है और तब वो बनता है स्टैंडिंग वेव, नोड एंटी नोड का पैटर्न आ जाता है। तो लैम्डा आ गया। अब क्योंकि अंदर गैस है और अभी अभी हम लोगों ने स्पीड का फॉर्मूला ड्राइव किया, आज के लेक्चर में ड्राइव किया आपने, तो जो फ्रीक्वेंसी बनेगी यहाँ पर विच इज स्पीड डिवाइडेड बाय वेवलेंथ v बाय लैम्डा, लैम्डा इज 2l, और यहाँ पर जरूरत पड़ने पर स्पीड को रूट ऑफ बल्क मॉडुलस बाय डेंसिटी। ये कुछ कुछ वैसे नहीं है कि स्ट्रिंग का फॉर्मूला वहां टी बाय म्यू था, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हुई इसकी। हाँ हाँ जी, कंपेयर, अब आगे कंपेरिजन है सब। और मैं मतलब भी समझा दूं इसका, देखो क्या होगा। मतलब इसका ये भी समझना होता है यार, थोड़ा डायग्राम छोटा करके बनाएंगे। मतलब सिचुएशन ये समझना, मतलब ट्यूब है उसके अंदर कोई गैस है
एंड लेट्स से कि वो जो गैस है उसका एक प्रेशर है और वो प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर है, आप ऐसे मान लो कि 2 एटमॉस्फेयर का प्रेशर है गैस में, ठीक है। और जो बाहर ड्राइवर है फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फोर्क, ये वाइब्रेट नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो अगर हमारा ट्यूनिंग फोर्क वाइब्रेट नहीं करेगा तो अंदर की गैस भी वाइब्रेट नहीं होगी, मतलब अंदर कोई भी वेव नहीं होगी। उस कंडीशन पे इस एंड पर भी प्रेशर की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर होगी, इधर वाले एंड पर भी प्रेशर की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर होगी, इनफैक्ट बीच में भी प्रेशर की वैल्यू 2 एटमॉस्फेयर, सब जगह पर प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर होगा। ऑल पॉइंट्स प्रेशर इज इक्वल टू 2 एटमॉस्फेयर, सब कुछ, क्योंकि कोई वेव नहीं है इसके अंदर। नाउ अगर हमने उस ट्यूनिंग फोर्क को वाइब्रेट कर दिया, उसको हम डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। ये डॉटेड लाइन दिखाने का मतलब क्या होता है कि ये वाइब्रेशन हो रहा है, मतलब ये ऐसे वाइब्रेशंस में है जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है, जिसकी वजह से अंदर अब इसने जो वेव भेजी, जो वेव हमने इंसिडेंट करवाई यहां पर, उसकी अपनी कोई एक इक्वेशन है और वो अपनी इक्वेशन उसकी दी जा रही है डेल्टा पी इक्वल टू 0.4 एटमॉस्फेयर एंड आगे कुछ साइन या कॉस के फंक्शंस। तो साइन और कॉस के फंक्शन नहीं लिख रहे, बट 0.4 एटमॉस्फेयर है, जिसका मतलब ये हुआ कि जो वेव हम ट्रांसमिट करेंगे इसमें, उसकी वजह से मैक्सिमम चेंज ऑफ प्रेशर 0.4 है। ये बी ए के की वैल्यू हुई, प्रेशर इक्वेशन का बी ए के, वो हो गया 0.4। मतलब ट्यूरिंग फोर्क के ऑसिलेट करने से अंदर जो वेव जाएगी, अगर वो रिफ्लेक्ट नहीं होती, अगर ये वेव जाए और वो रिफ्लेक्ट ना होती, तो प्रेशर एट एनी पॉइंट will increase by the maximum value of 0.4 और will decrease by the maximum value of 0.4। ये इसका मतलब है, फिजिकल मतलब ये हुआ इसका, प्रेशर वेव का फिजिकल मतलब कि by what amount the pressure can increase और can decrease, ठीक। बट क्योंकि ये क्लोज एंड है, तो आप वेव भेजते रहो और यहां से वेव रिफ्लेक्ट होती रहेगी, दोनों चीजें होती रहेंगी। हम लोग वेव भेजेंगे लेकिन वो आगे कंटिन्यू तो करेगा नहीं, यहां से वापस टकरा करके वेव यहाँ को हिट करेगी और यहां से वापस वेव पीछे आ जाएगी, और उनके मिलने से क्या बन जाएगा, स्टैंडिंग वेव बन जाएगा। और जब स्टैंडिंग वेव बन जाएगी तो इस क्लोज एंड पर चेंज ऑफ प्रेशर, यहां पर क्लोज एंड पर चेंज इन प्रेशर की जो वैल्यू होगी 0.8 होगी, क्योंकि मैक्सिमम चेंज 0.8 एटमॉस्फेयर का होगा यहां पर, बिकॉज जो वेव जा रही थी उसकी वजह से यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल चेंज 0.4 का होगा। और अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि कंप्रेशन जाएगा तो कंप्रेशन वापस भी आएगा, और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के हिसाब से दोनों ऐड होंगे। जाने वाली वेव की वजह से प्रेशर चेंज हुआ 0.4 का, और आने वाली वेव की वजह से प्रेशर चेंज हुआ 0.4 का, और दोनों चेंज पॉजिटिव है, टोटल चेंज हो गया 0.8 का। समझ आ रहा है आपको? ये यहां पर चेंज ऑफ प्रेशर, यहां पर भी चेंज, मैक्सिमम चेंज 0.8। हम लोग मैक्सिमम की ही बात कर रहे हैं यहां पर, क्योंकि चेंज भी पीरियोडिक होते हैं, टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ये लास्ट क्लास में भी आपको सब कुछ बताया गया था। और स्टैंडिंग वेव बनने के बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा, सेंटर ऑफ ट्यूब, सेंटर ऑफ दिस ट्यूब रिलैक्स है, वहां पर प्रेशर परमानेंटली 2 एटमॉस्फेयर रहेगा, ऑलवेज 2 एटमॉस्फेयर। सेंटर ऑफ ट्यूब पर प्रेशर कभी भी बदलेगा ही नहीं, किसी भी टाइम पर आओगे 2 एटमॉस्फेयर, एंड दैट इज मीनिंग ऑफ प्रेशर नोड, प्रेशर नोड। क्योंकि यहां पर मैंने क्या बोला था कि जो क्लोज एंड है वो डिस्प्लेसमेंट के नोड है, लेकिन प्रेशर के एंटी नोड है, मतलब प्रेशर का वेरिएशन मैक्सिमम होगा। तो सेंटर पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड है, प्रेशर का नोड होगा ही,
which means कि pressure at this point will not change due to formation of standing wave. वेव बनने से पहले जो प्रेशर था, वेव बनने के बाद भी वही प्रेशर मेंटेन रहेगा 2 एटमॉस्फेयर एट एवरी टाइम। ये मतलब हुआ प्रेशर नोड का, विच इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट एंटी नोड। और एंड पॉइंट्स की जो बात कर रहे हैं, जिसको आप डिस्प्लेसमेंट का नोड कह रहे हो, उसको मैं प्रेशर का एंटी नोड कह रहा हूं। मतलब इस पॉइंट का प्रेशर मैक्सिमम कहां तक जाएगा? 2.8 तक, क्योंकि प्रेशर यहां पर 2 तो तब भी था ना, स्टैंडिंग वेव की वजह से ये 2.8 तक जाएगा और 1.2 तक भी जाएगा, बिकॉज 0.8 का जो हम चेंज पढ़ा रहे हैं आपको, चेंज इज 0.8, ये प्लस में भी आएगा और माइनस भी, बिकॉज प्रेशर वेरिएशन पीरियोडिक फिनोमिना है। ये लास्ट वाले लेक्चर से आप देख सकते हो, जब मैंने 0 λ/4 λ/2 ऐसे टाइम प्लॉट किए थे, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट पर प्रेशर कभी बढ़ता है और कभी घटता है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर प्रेशर में कोई फर्क ही नहीं आ रहा, ना तो ये इंक्रीज हो रहा ना तो ये, उसको प्रेशर का नोड कहेंगे। प्रेशर नोड का मतलब वहां पर प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर एंटी नोड का मतलब प्रेशर पीरियोडिकली चेंज होगा और सबसे ज्यादा चेंज वहीं पर आएगी। बात समझ में, फिजिकली समझ में आया आपको? तो क्यों यही पोर्शन इसको डिफिकल्ट बोलता है यार। फ्रीक्वेंसी निकालना आसान है, बता रहा हूँ, ये बहुत आसान टॉपिक है, बट ये सब चीजें जब घुस जाएंगी बीच में तो टफ हो जाता है। तो फिर ये वही स्टूडेंट कर पाएंगे जिनको एक्चुअल में पूरी क्लैरिटी होगी यहाँ पर। मतलब कि आप जिस प्रेशर एम्पलीट्यूड का वेव भेजोगे, जितने प्रेशर एम्पलीट्यूड की वेव आप भेजोगे यहाँ से, उसमें 2 मल्टीप्लाई करके उतना मैक्सिमम चेंज क्लोज एंड्स पर आएगा। ठीक है, चलिए फ्रीक्वेंसी हो गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट मोड क्या हो सकता है? ये तो मिनिमम। अब हमने ट्यूरिंग फोर्क को थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट किया, ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, तो ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो अंदर भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। सुनो, अगर ड्राइवर की ज्यादा फ्रीक्वेंसी तो अंदर भी ज्यादा फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्डा इज v/f, और स्पीड तो मीडियम की कैरेक्टरिस्टिक है ना, तो मीडियम तो मेरे पास वही है। सेम मीडियम में अगर मैं हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करूं, लैम्डा कम होगा। लैम्डा कम होने का मतलब नोड पास पास हो जाएंगे, यानी बीच में और नोड ऐड हो जाएंगे। तो नेक्स्ट हाई फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल के जस्ट बाद वाली, इसको फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलोगे, फर्स्ट हार्मोनिक है ये। नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी, समझ पा रहे हैं कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी का ड्राइवर होगा, ड्राइवर की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी, अंदर वेव उतनी कम वेवलेंथ की बनेगी, मतलब वेव जो होंगी वो श्रिंक कर जाएंगी, वेवलेंथ कम हो जाएगी, तो नोड पास पास आ जाएंगे, यानी नंबर ऑफ नोड बढ़ जाएंगे। तो नेक्स्ट वाले में क्या हो सकता है? ये 2 हो गए, 2 के बाद क्या हो सकता है? और ये 2 फिक्स है, ये इनको नोड रहना ही रहना है, तो और एक नोड बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी वो होगी जिसमें एक नोड और बढ़ जाए, तो सेंटर पे ही बढ़ेगा क्योंकि सिमेट्रिक पैटर्न होना चाहिए। तो ऐसे में अब कंडीशंस क्या बन जाएगी? और ये 2 एंटी नोड, मैं बार बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, मैं जो नोड और एंटी नोड लिख रहा हूं ये डिस्प्लेसमेंट के कंटेस्ट में लिख रहा हूं, लेकिन प्रेशर के कंटेस्ट में अगर बात करेंगे तो यहां पर जहां पर मैंने ए लिखा है, यहां पर प्रेशर की वैल्यू अनचेंज, मतलब ट्यूनिंग फोर्क के लाने से पहले जितना प्रेशर इस पॉइंट पर था उतना ही परमानेंटली बना रहेगा, बदलेगा नहीं वो। और सबसे ज्यादा बदलाव, सबसे ज्यादा चेंज कहां पर होंगे? जिसको मैं नोड लिख रहा हूं, यहां का मॉलिक्यूल वाइब्रेट नहीं करेगा, यहां पर मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं होगी, लेकिन प्रेशर सबसे ज्यादा यहीं पर बदलेगा। हाँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, अगल बगल वाले आकर के इसको दबा देंगे। बढ़ेगा या कम होगा, दोनों होता है ना। अब कितना हुआ यार? अब ये डिस्टेंस आपका λ/2 हो गया, तो लैम्डा कितना बना? मतलब अब
हाफ लेंथ बराबर लैम्डा बाई 2 हो गया, एल बाई लैम्डा बाई 2 का मतलब एल बाई 2 हो गया। तो वेवलेंथ अब जो आएगी, लैम्डा की वैल्यू एल हो गई, तो यहाँ पर v अपॉन 2l की जगह v अपॉन एल, यहाँ पर 2l की जगह l हो गया। इसको हम बोलेंगे सेकंड हार्मोनिक है, सेकंड हार्मोनिक या फिर फर्स्ट ओवरटोन। अब आगे कहानी वैसी है। स्टैंडिंग वेव में नहीं, ये पॉइंट हिलना चाह रहा था, लेकिन हुआ क्या, ट्रैवलिंग वेव पास हुई, तो इसने चाहा कि मैं वाइब्रेट कर जाऊं, उसी समय रिफ्लेक्टेड वेव ने आकर के इसको नेगेटिवली डिस्टर्ब कर दिया। एक्चुअल में दो दो वेव चल रही है, तो एक वेव इसको कहती है कि चल आगे, दूसरी वेव इसको कहती है चल पीछे, कहाँ जाइए। मेरा एक क्वेश्चन है कि सर अगर वहां पे इंसान खड़ा हो जाए नोट भी करवा, तो सुनाई नहीं देगा, लेकिन होगा, प्रैक्टिकली नहीं होगा। इंसानों में दो कान है, तो आपके दोनों कान एक जगह कैसे लाओगे? ये नोड हो सकता है, ये तो एंटी नोड हो सकता है ना। भगवान ने सोच समझ के दिया तुम्हें दुआ, इसलिए कि आप कभी भी नोड पे नहीं जा सकते। हाँ, पॉइंट शेप का होना चाहिए, तो उसमें डिटेक्ट साउंड डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। हाँ, तो हो सकता है, नहीं हो सकता, क्यों नहीं? तो रिफ्लेक्शन कहाँ से लाओगे? या तो हम ट्यूब के अंदर बैठे हैं, मतलब सेंसिबल नहीं है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हाँ, तो वो ये कह रहा है कि हमारी बॉडी ऐसी हो जाए कि हमारा एक कान यहाँ पे और एक कान यहाँ हो। बात तो वही हुई। अरे वो सब छोड़ तुम लोग, खैर इसको जनरलाइज करो भाई, जल्दी से खत्म करें इसको यार, इसके भी क्वेश्चन करने हैं। ये क्लोज ऑर्गन पाइप दोनों तरफ से क्लोज थी, तो फटाफट जल्दी बताएं इसमें जनरलाइज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या लिखोगे? इन जनरल फ्रीक्वेंसी इज n डिवाइडेड बाय 2l एंड रूट ऑफ b बाय रो, या फिर v nth हार्मोनिक, या फिर n माइनस 1th ओवरटोन। आप लोग की किताबों में ट्यूब दोनों सेंट से क्लोज वाली पढ़ाई नहीं रहती है। आपके बुक्स में जो बताया जाएगा वो ट्यूब ओपन एट बोथ एंड्स। मतलब आपके बुक्स में ओपन ऑर्गन पाइप बताया जाता है और एक क्लोज ऑर्गन पाइप, ये लिख चुके हो? 2-3 मिनट में इसको भी खत्म करेंगे तो क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। और एक क्लोज ऑर्गन पाइप, ये अब आपके मतलब एनसीईआरटी के लैंग्वेज में चल रहा होगा। क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप किसको कहा जाता है? क्लोज्ड ऑर्गन पाइप का मतलब विच इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक एंड पे क्लोज है, एक एंड पे ओपन है, दिस इज कॉल्ड क्लोज। अब नाम कैसे रखा है भगवान जाने। और ओपन ऑर्गन पाइप मतलब जो दोनों साइड से खुला हो, अ पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। नॉर्मली क्लोज पाइप का मतलब अगर हम बात करें तो ऐसा लगता है जो बंद हो, बट यहाँ अंग्रेजी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। क्लोज पाइप मतलब क्लोज एट वन एंड, ओपन एट अदर एंड। ओपन मतलब ओपन एट बोथ एंड्स। अरे पीछे किया नहीं। अब यहां पर हमने कोई ड्राइवर सेट कर दिया, यहां पर एक ड्राइवर जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, और यहां पर भी एक ड्राइवर लगाया जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ हो, जो कि ट्यूनिंग फोर्क है। यहां पर बाउंड्री कंडीशंस के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर इस ड्राइवर ने कोई वेव भेजी, सुनना आप ध्यान से, उस वेव का कंप्रेशन आया, यहां पर ओपन एंड से कंप्रेशन आया, वापस क्या जाएगा यहां से, मतलब हाई प्रेशर आएगा, लो प्रेशर जाएगा, दोनों का सुपर पोजिशन करो। मतलब आया पी नॉट प्लस डेल्टा पी और गया पी नॉट माइनस डेल्टा पी, और सुपर पोजिशन में दोनों ऐड हो गए।
मतलब कि चेंज नहीं हुआ ना कुछ, प्रेशर डेल्टा पी तो नहीं आएगा ना, कोई डेल्टा पी नहीं आएगा। दैट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, चेंज ऑफ प्रेशर जीरो होगा। चेंज ऑफ प्रेशर जीरो होने का मतलब कि यहाँ पर एट दिस पॉइंट चेंज ऑफ प्रेशर जीरो होने का मतलब कि ये चीज प्रेशर का नोड है या डिस्प्लेसमेंट का एंटी नोड। और क्लोज एंड पर हमेशा बताया जा चुका आपको, क्लोज एंड का मतलब मॉलिक्यूल्स कैन नॉट वाइब्रेट, मतलब डिस्प्लेसमेंट का नोड और प्रेशर का एंटी नोड। तो अगर इसकी लेंथ एल हो तो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है कि और नोड एंटी नोड होंगे या नहीं होंगे। समझ पा रहे हो? नंबर ऑफ नोड एंटी नोड यानी कि वेवलेंथ, वो तो डिपेंड करती है कि हम लो फ्रीक्वेंसी पर हैं या फिर, तो सबसे लोएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस ले अगर, तो बस यही नोड एंटी नोड रखिए, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं कर पाओगे आप। हाँ, तो अगर यही मिनिमम है और ये नोड और ये एंटी नोड है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी मतलब मिनिमम नोड मिनिमम एंटी नोड, और वो यही हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। तो लेंथ विल बी इक्वल टू, मतलब कि लैम्डा बराबर 4l, यानी कि फ्रीक्वेंसी मिनिमम विल बी स्पीड डिवाइडेड बाय 4l, इसको फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यहां पर ओपन एंड्स किसके लिए नोड बनेंगे, ये प्रेशर के लिए या डिस्प्लेसमेंट के लिए? ठीक है, अब सही है। तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी का केस क्या बनेगा बताए? लेंथ बराबर लैम्डा बाई 2, मतलब लैम्डा बराबर 2l। सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी विच इज v डिवाइडेड बाय 2l। चलिए जनरलाइज कर ले अपने आप, क्या बन सकता है? बहुत नेग्लिजिबल डेंसिटी है उससे, ये मान के चलेंगे। आप ट्राई कर सकते हो, अगर इसको जनरलाइज कर पाना तो ठीक है। मतलब कि यहाँ पर इसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है अगर हम हाई थोड़ी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दें। और बाउंड्री कंडीशन ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर और यहाँ पर जो है वो बना रहेगा, इनको नहीं बदल पाओगे। इसको बोलते हैं बाउंड्री कंडीशंस की, यहाँ पर प्रेशर का एंटी नोड और यहाँ पर प्रेशर का नोड, ये परमानेंट है। एक्स्ट्रा नोड और एक्स्ट्रा एंटी नोड बीच में आप ऐड करो, ध्यान से कर देखो, ट्राई करिएगा, बुक से भी समझ में आ जाएगा आपको। बोले हालांकि इसमें एक नोड एक एंटी नोड दो बढ़ेंगे साथ साथ, ठीक है। तो ट्राई करना है इनके आगे की फ्रीक्वेंसीज क्या आती है। हाँ 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 बिल्कुल ठीक। और जो क्वेश्चन दिए हैं वो भी कर लेना यार।